अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी आपका इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही हफ्ता आएगा और ये वीकेंड वाइब्स होंगी तो आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपके लिए एक अच्छा सा शो लेकर आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ आज दिन के आगाज़ पे जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो चीज़ ये है कि हम हमेशा वीकेंड वाइब्स की बात करते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जैसे ही हफ्ता आता है वैसे ही लोगों के दिमाग में ये बात आना शुरू हो जाती है कि जी अब जो है ऑलमोस्ट आज 5 बजे के बाद जो लोग ऑफिस से निकलेंगे तो अब छुट्टी है, फिर वीकेंड है। लेकिन ये वीकेंड बहुत सारे लोगों का जो है ना वो ट्रैफिक जैम में गुजर जाता है और इसके लिए भी उनको प्लान बनाने की ज़रूरत है कि जब भी आप ये चूज़ करते हैं कि आपने ऑफिस से निकलना है, ऑफिस से जाना है, तो ज़ाहिर है ऑफिस टाइम होता है, रश वाला टाइम होता है, तो उस टाइम पर आप इन बातों का ख्याल रखा करें एटलीस्ट कि आप जिस टाइम पर निकल रहे हैं पहले पता कर लें, एटलीस्ट गूगल मैप ही देख लें कि कहाँ पर ट्रैफिक जैम है और कहाँ पर ट्रैफिक जैम नहीं है। क्योंकि अभी जो शहर कायद के हालात हैं उन हालात और वाक़यात में कुछ इस तरह से है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले कई दिनों से जो है वो एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तो इस सिलसिले में क्या होता है कि शहरी घरों से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, एहतजाज करते हैं और अवाम जो है वो जो ट्रैफिक की रवानी होती है फिर वो मुतासर होती है। अभी रिसेंट जो है वो पंजाब चौरंगी की तरफ इसी हवाले से एहतजाज जारी था और जितना भी ट्रैफिक था उसकी जो रवानी थी वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर रही। तो ये सिलसिला रहता है हमारे शहर कायद में। तो जिन लोगों को अपना टाइम बचाना है वो एटलीस्ट घरों से निकलने से पहले ज़रूर गूगल मैप पे देख लिया करें कि कहाँ पर रश है, कहाँ पर रश नहीं है, तो उनको आसानी हो जाएगी। या फिर पूछ लिया करें, पता कर लिया करें किसी से कि आप किस रास्ते से आए, वहाँ ट्रैफिक जैम तो नहीं है। तो अपना वीकेंड अच्छा सेलिब्रेट करने का एक तरीका ये भी है कि आप पूछ लें कि कहाँ ट्रैफिक जैम है और कहाँ नहीं है। क्योंकि अब जब शाम होती है और मेरे गले में देखिए कितना मॉइस्चर आया हुआ है, ये असर है जी मौसम का। और जब मौसम ऐसा हो जाए ना तो उसके बाद ये मॉइस्चर गले में आता है और फिर बात करते हुए इसी तरह से फीलिंग्स होती हैं। इसके लिए जल्दी से आपको एक टोटका बता देती हूँ कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो, बोलने में बार बार आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं जी गागल। नीम गर्म पानी लें और उसमें डालें नमक और फिर आप उसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लें। फिर उसके बाद आप गार्गल करें और ये गागल जो है वो आप तकरीबन 2 से 3 मिनट तक करें। अच्छा, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इससे भी आपको रिलीफ नहीं होता तो ज़रा सा जो है वो शहद वो भी आप उसमें मिला सकते हैं ताकि वो जो आपके गम्स हैं और जो आपके जो माउथ के अंदर जितनी भी चीज़ें उनको स्मूथ करेगा। क्योंकि जो ये मॉइस्चर होता है, चाहे एसी का हो या फिर हवा का हो या नमी हो, ये मॉइस्चर जब आपके गले में जाता है ना तो ख़राश पैदा करता है। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं वो बात ट्रैफिक जैम वाली। तो ट्रैफिक जैम जो है बहुत ज़्यादा है और जब ये ट्रैफिक जैम होता है, ट्रैफिक जैम रहता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। शाम में लोगों ने अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना होता है, शाम में लोगों ने जो है गैदरिंग्स पे जाना होता है, इनफैक्ट अपने घर पे कोई पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करना होता है लेकिन पिज़्ज़ा वाला भी लेट हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है। तो ये जो पीक आवर्स हैं, जो रश के आवर्स हैं ना, ये आपने देख के और फिर उसके हिसाब से जो है वो आपने ये प्लान करना है कि भाई किस तरीके से जाना है वीकेंड पे और किस तरह आपने अपना टाइम बचाना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और जब हम वीकेंड के बारे में बात कर रहे थे कि भाई वीकेंड है, तो आज हमने सोचा कि आपको हम जहाँ पर पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर की सैर कराते हैं तो हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में वैसे तो बहुत सारे ऐसे खूबसूरत जगहें हैं, बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं जिनके हवाले से हम बात करते हैं। लेकिन आज हम आपको सैर कराते हैं जापान के एक बेहतरीन खूबसूरत से गार्डन की, जो कि जापान में तीसरे बड़े गार्डन्स में से एक है। और ये जो है किनॉर्किन गार्डन है जिसके खूबसूरत ये मनाजिर हैं, ये इसकी एंट्रेंस है और आप देख सकते हैं बड़ा ट्रेडिशनली जो है ये बनाया गया है। और इसकी जो बनावट है ना वो इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ पर जो भी जाता है वो इस गार्डन का दीवाना हो जाता है। अच्छा, ये जो गार्डन है जापान का, ये लोकेटेड है कनाज़ावा में। अच्छा, इसके अलावा ये 3 ग्रेट गार्डन्स में से एक है, अलॉन्ग साइड जो कैराक्योन है इन मिटू और कैराक्योन है इन ओकायामा में। अच्छा, ये जो गार्डन है इसका जो नाम है, जो ट्रांसलेट है इसकी, वो है गार्डन ऑफ 6 सबलिमिटीज़, यानी कि ये 6 सबलिमिटीज़ पे मुश्तमिल ये गार्डन है जो कि रिप्रेजेंट करता है 6 एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ परफेक्ट गार्डन। अच्छा, इसके जो कहना चाहिए ना कि ये जो इसके 6 एट्रीब्यूट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें एक तो अगर जब आप इस गार्डन को फोकस करेंगे, देखेंगे, तो ये खूबसूरत मनाजिर जो है वो आपके दिल को मोह लेंगे। ये अजीब सा स्पिरिचुअल यानी कि खूबसूरत जिसको कहते हैं ना पीसफुल, वो है ये। और ये यहाँ पर जो आपको समझ आएगा इनका आर्टिफाइस, इनका एंटिक्यूटी, वाटर फीचर्स और जो पैनोरामिक व्यूज़ है ना वो आपके दिल मोह लेंगे। ये बड़ा मशहूर गार्डन है
जब आप यहाँ पर स्प्रिंग में जाएंगे तो फिर आप यहाँ पर चेरी ब्लॉसम और प्लम ब्लॉसम जो है वो इंजॉय करेंगे। फिर अगर आप यहाँ पर समर में जाते हैं तो समर्स में यानी जो गर्मियाँ हैं उसमें आपको लश ग्रीन जो है वो ग्रास यहाँ पर मिलेगी, और फिर आपको स्पार्कलिंग वाटर भी मिलेगा यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर लगाए होते हैं। फिर ऑटम में जो है वो आपको वाइब्रेंट जो है वो फॉलेज मिलेगा, और फिर आपको स्टनिंग जो है वो डिस्प्लेज मिलेंगे, येलो लीव्स मिलेंगे। अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो फिर आपको सिरेन स्नो मिलेगी जो कि कवर्ड होगी लैंडस्केप्स से और प्रोटेक्टिंग पाइन ट्रीज से। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, ये किनॉर्किन गार्डन है जापान का जो तीसरा बड़ा गार्डन है कहलाता है वहाँ पर, और वहाँ के लोग इस गार्डन को बहुत पसंद करते हैं। पीसफुल है, बड़ा खूबसूरत है। जिधर आप नज़र अपनी दौड़ाएंगे ना वहाँ पर आपको लगेंगे खूबसूरत तरीन मनाजिर। जहाँ जहाँ आप देखेंगे, कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ गार्डन, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप एक जगह देखते हैं वही आपको खूबसूरत लगती है, लेकिन ये पूरा जो है ना पूरा पैनोरामिक है, यानी जहाँ जहाँ आपकी निगाह जाएगी वहाँ वहाँ इस गार्डन की खूबसूरती जो है वो आपको नज़र आएगी। और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर लोग वॉक के लिए भी जाते हैं, और ये बड़ा ही कोई जिसको कहना चाहिए ना कि ड्रीमी टाइप का जो गार्डन होता है, साफ़ सुथरा सा, ये वो गार्डन है। तो आई होप सो कि पाकिस्तान में भी जो है वो इस तरह के गार्डन बने, पाकिस्तान में भी जो है वो इस तरह के मनाजिर देखने को मिले। इतना ऑर्गेनाइज गार्डन, इतनी सफाई, इतनी क्लीनलीनेस, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी जो है वो इसी तरह की मनाजिर देखने को मिले। वैसे वी हैव ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, जिस तरह से हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या जिस तरह से हमारी जो बाकी जगहें हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन बात यही है कि हम लोगों को सफाई रखने की ज़रूरत है, हम लोगों को क्लीनलीनेस जो है वो रखने की ज़रूरत है। तो जो है वो अब इस हवाले से हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आपको खूबसूरत तरीन मनाजिर की जो है वो सैर कराया करें और आपको बताया करें कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या जो है वो चीज़ें मशहूर हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं हम मौसम की। तो जब हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम जो है शहर कायद का, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी गर्मी है, और उसके साथ साथ हब्स भी है, कभी बूंदाबांदी है, तो कभी अच्छी हवाएं हैं, कभी काले काले बादल हैं, तो कभी काली काली घटाएं हैं, कभी ग्रीनरी है, तो कभी आलूदगी है। मौसम कुछ ऐसे ही है, बस मिला जुला सा, लेकिन शहर कायद में मतला अबर आलूद और मरतूब है। शहर कायद में 15 से 17 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहर आज रात हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है इस शहर में। अच्छा जी, वैसे बूंदाबांदी तो कल सुबह भी थी। अच्छा, शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अलावा जो कम से कम दर्जा हरारत है वो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और हवा में जो नमी का तनासुब है वो जनाब है 70% से ज़ायद। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ओवरऑल आज जो मौसम है वो कैसा रहेगा। तो आज का जो मौसम है उस हवाले से बात करते हैं कि आज का ओवरऑल 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस कि जी 11 बजे है 33 सेंटीग्रेड, 12 बजे 33 सेंटीग्रेड, 1 बजे है 33 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी है 33 सेंटीग्रेड। तो ये तो हो गया जी मौसम, और जल्दी से जो है आपको बता देते हैं कि वेजिटेबल की जो स्टैटिक प्राइस हैं वो क्या है। वैसे जैसे मुझे याद हो गए ना बहुत सारे प्राइजेस, ऐसे आपको भी याद हो गए होंगे, तो अब तो बड़ी आसानी होती होगी आपको जब आप शॉप पे जाते होंगे और आप कहते होंगे कि जी सब्ज़ी वाले भैया सब्ज़ी दे दें, तो रेट्स यहाँ पर हैं। टमाटर हैं 58, और फिर उसके बाद आलू जो हैं वो 50 पर हैं। फिर हमारे पास क्या है जी नेक्स्ट, लहसुन। अच्छा, लहसुन जो है वो 276 है। अच्छा, कल अम्मी अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही थी और अदरक भी आ गई जी, अदरक है 483। गाजर जो है वो 81 है। अच्छा जी, इसके अलावा तुरई जो है वो 81 है। और फिर क्या है, लौकी जो है वो 92 पे है। फिर क्या है जी, फूल गोभी 92 पर है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, खीरा जो है वो 69 पे है। अच्छा, भिंडी जो है वो 253 पे है। एंड वी हैव प्याज 35, प्याज जो है वो 35 पे है जी। और ये सारी सब्जियां जो हम आपको दिखाते हैं, बताने का मतलब ये है कि ये प्राइजेज़ हैं, थोड़ा सा जाके नेगोशिएशन कर लिया करें, बता दिया करें कि आप अपडेटेड हैं और आप सिटी एट 10 देखते हैं। और इसके अलावा ये सब्जियां खाने की भी होती हैं, ये सब्जियां खा भी लिया करें, ये भिंडी, तुरई, गाजर, खीरा, ये सब खाया करें ताकि आपकी डाइट जो है वो बेहतर हो। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती हैं ये चीज़ें। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और माल का हाल आपके साथ में शेयर करते हैं कि जो माल का हाल है वो क्या है। सो वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 188, वी हैव कैनेडियन डॉलर 212, वी हैव यूरो 337 और वी हैव कुवैती दिनार 931। अच्छा जी, एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यूके पाउंड 389,
वी हैव सऊदी रियाल 76, वी हैव स्विस फ्रैंक 335। अच्छा जी, उसके बाद यूएस डॉलर जो है वो 286 पर है। अच्छा, स्विस फ्रैंक जो है वो 338 पर है। तो ये जी हमने आपके साथ में माल का हाल शेयर किया। और जल्दी से दाल माश, मूंग की दाल और काली दाल, ये सारी दालों के जो प्राइसेस हैं वो आपको बताते हैं स्टैटिक, ताकि आपको जब जाएँ अभी आप सौदा लेने तो फिर आपको आसानी हो जाए। तो जी ये जो माश की दाल है, कहाँ गई जी माश की दाल? माश की दाल जो है वो है जी 385 पर, मूंग की दाल जो है वो 380 पे है, फिर उसके बाद मसूर की दाल जो है वो 260 पे है, दाल चना जो है वो 280 पे है, और फिर काबली चना जो है वो 350 पे है। तो ये तो हो गए जी दालों के प्राइसेस। अब कुछ बात कर लेते हैं हम गोल्ड के प्राइस क्या चल रहे हैं और सोने के जो प्राइस हैं उस सोने के प्राइसों में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है, ये अभी आपको बताते हैं। तो सोने की जो कीमतों में है वो एक बार फिर इजाफा हो गया। अच्छा, आलमी और मुकामी सराफा मार्केट्स में सोने की कीमत में एक बार फिर जो है वो नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद सोना नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कराची समेत मुल्क भर की सराफा मार्केट्स में 24 कैरात फी तोला सोना 2300 रुपये महंगा होकर 3,57,000 रुपये का हो गया। और इसी तरह 10 ग्राम सोना 1,971 रुपये बढ़कर 3,06,069 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी जो सोने की कीमत है उसमें इजाफा देखने में आया, जहां फ़ी औंस सोना $21 इजाफे के बाद $3,345 का जो है वो हो गया है। तो ये तो जी वो ख़बरें हैं, ये तो जी वो अपडेट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो ब्यूटी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, जो जितनी भी ब्यूटी टिप्स होती हैं, जब हम आपके साथ में ये सारी ब्यूटी टिप्स शेयर करते हैं और आपको बताते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि आपको अवेयरनेस दें और आपके साथ में ये सारी बातें इसलिए शेयर करें कि आप बहुत सारी जगहों पर जो है वो परेशान हो रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों से आप पूछ रहे होते हैं कि भाई हमारी जो ब्यूटी टिप्स हैं उसके लिए हम क्या करें, अगर हमें अपनी आंखें बड़ी दिखानी है तो हम क्या करें, अगर हमने बेस लगानी है तो हम कौन सी बेस जो है उसका इस्तेमाल करें, अगर हमने जो है वो लाइनर लगाना है तो हम कैसे लगाएं, अगर हमने जो है वो धूप में जाना है तो हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करें और किस तरीके से अपनी स्किन को बचा भी सकें धूप से, और किस तरह से हम अपनी स्किन के लिए जो बेहतर मेकअप है वो सिलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले आज अभी बात कर लेते हैं गर्मियों के मेकअप की, कि गर्मियों में मेकअप किस तरह का होना चाहिए और स्पेशली जब आप दिन में बाहर जा रहे हैं तो किस तरह का मेकअप आपको करके जाना चाहिए। तो गर्मियों का जो मेकअप है वो आप इस तरीके से आपको करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपने धोना है अपना मुँह, यानी अपना फेस जो है आपने वॉश कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर आपकी स्किन जो है अच्छी है, नॉर्मल है और इवन टोन है, यानी टू टोन में नहीं है, तो फिर आपको आई गेस फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले जो है अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आप लगाते हैं वो लगाना है, और फिर उसके बाद जो है आपने सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक लगाने के बाद आपने ये करना है कि सन ब्लॉक लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपका फेस जो है वो ऑयली हो गया है या सन ब्लॉक की वजह से आप थोड़ा सा इरिटेशन फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने फिर ये करना है कि अगर लूज़ पाउडर, यानी पहले आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर आपने सन ब्लॉक लगाया, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा हवा में बैठ जाएं, और हवा में जब आपका सन ब्लॉक का जो इफ़ेक्ट है, जो ऑयली इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए, उसके बाद आपने लेना है लूज़ पाउडर। किसी भी प्रोडक्ट का जो आप यूज़ करते हैं तो वो आपने लूज़ पाउडर लेना है, और लूज़ पाउडर लेने के बाद आपने उसको ब्रश से हल्का हल्का लगा लेना है ताकि वो जो ऑयली इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। और फिर अगर आप आईब्रो बनाते हैं या आपने जो है वो कोई परमानेंट आईब्रोज से कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई हुई है, या फिर आपकी अपनी आईब्रोज़ अच्छी हैं, तो फिर आपको आईब्रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो हल्का सा आपने आईब्रोज़ के ऊपर पेंसिल लगानी है और एक लिपस्टिक लेनी है, और इस लिपस्टिक से आपने आई शेडो लेना है। कोई भी हल्का सा पीच कलर का शेड अपनी आंखों पे लगाना है, और अगर आप चाहते हैं कि आप डार्क लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते तो फिर आपने हल्का सा ब्लश लगाना है, और फिर जो है वो आपने लिप ग्लॉस लेना है और आपने चले जाना है। ये हो जाएगा आपका दिन का परफेक्ट लुक, जिसमें लोग आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नो मेकअप लुक है ये मेकअप आपने कहाँ से कराया। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो नो मेकअप लुक होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मेकअप होता है। ये बात हमेशा याद रखें कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि नो मेकअप लुक में कोई मेकअप नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। नो मेकअप लुक में सबसे ज़्यादा मेकअप होता है, और जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो उसमें आप इस तरह से मेकअप कर रहे होते हैं कि वो दूसरों को पता ना चल सके। तो आपने जब मेकअप करना है और आपने गर्मियों में यानी दिन का मेकअप करना है, दिन में बाहर जाना है, तो उसके लिए जो अभी मैंने आपको ये बताया है ये परफेक्ट है। अगर आपकी स्किन इवन टोन पे नहीं है, अगर आपकी स्किन ऐसी नहीं है जिससे आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्किन टू टोन पे है, तो फिर सबसे पहले आप सन ब्लॉक लगाने के बाद थोड़ा सा फाउंडेशन लगाएंगे, ताकि वो फाउंडेशन धूप में बुरा भी नहीं लगे और वो फाउंडेशन जो है वो नेचुरल लगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब धूप में गर्मी में बाहर जा रहे होते हैं
वो बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं। अब किसी ने लंच पे जाना है, किसी ने मीटिंग पे जाना है, किसी ने कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है, किसी ने कहीं पर भी जाना है, तो वो जो दिन की इफेक्ट होती है ना, दिन का मेकअप होना चाहिए थोड़ा सा शिमरी शिमरी, दिन का मेकअप होना चाहिए थोड़ा सा थोड़ा सा लाइट लाइट पिंक पिंक सा होना चाहिए दिन का मेकअप, तो इस तरीके से होना चाहिए। जबकि बहुत सारे लोग जब शाम में गर्मियों में पार्टी मेकअप कर रहे होते हैं तो भी वो इस बात को भूल जाते हैं कि समर्स हैं, और समर्स में जो है मेकअप का ध्यान रखना चाहिए कि समर में आपका मेकअप जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो ये तो आज मैंने आपको अभी बताया कि गर्मियों में आप दिन का मेकअप जो है वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कुछ बताते हैं कि जल्दी से आपके साथ में टिप्स शेयर करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो रहे होते हैं, और उनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, बड़े भी शामिल होते हैं, बूढ़े भी शामिल होते हैं। तो जिनके बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं ना, उन लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त टिप ये है कि उन्होंने 2 काम करने हैं। एक तो उन्होंने ये चेक करना है कि उनको रेगुलर फ्लू नज़ला तो नहीं है, नज़ला कहीं अंदर तो नहीं गिर रहा है। दूसरा काम उन्होंने ये करना है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं रेमेडीज़ के लिए कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो आपने लेना है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर लेने के बाद आपने जो है उसमें थोड़ा सा शैम्पू मिला लेना है। शैम्पू मिलाने के बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने उसका पेस्ट बना के अपने बालों पे लगाना है। तो ये छोटी सी रेमेडी है, लेकिन ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। बहुत सारे लोग इसमें मेहंदी भी ऐड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट इसमें ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमने बताई है आपको शॉर्ट एंड स्वीट रेमेडी आपके बालों के लिए, जो कि आपके बालों को जो सफ़ेद हो जाते हैं नज़ले की वजह से, माइग्रेन की वजह से, टेंशन की वजह से, या किसी और वजह से, या जेनेटिकली किसी के जीन्स में ऐसा होता है, तो उनके लिए जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है कि वो ये रेमेडी कर सकते हैं। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तो न्यूज़ सेशन पे खुशामदीद, और कुछ बात करते हैं आज, क्योंकि वीकेंड भी, और हम हमेशा वीकेंड पे आपको बताते हैं कि आप कहाँ घूमने जा सकते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है। पूरा पाकिस्तान ही खूबसूरत है, हसीन है, लेकिन कराची हाइट्स के लिए तफरी के मौके कम हैं। अब जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं जा सकते, वैसे आजकल तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, तो जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं जा सकते हैं फिर वो कहाँ घूमने जाएं। और पाकिस्तान में इतने खूबसूरत मनाजिर हैं, हमारा जो पूरा पाकिस्तान है वो इतने खूबसूरत मनाजिर से भरपूर है। आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इतने खूबसूरत मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। ज़बरदस्त से ग्लेशियर, नारान, कागान, स्वात वैली, और ये सारे वो मनाजिर हैं कि आप जाएं और पाकिस्तान डिस्कवर करें। लेकिन अब कुछ बात करते हैं कि भाई कराची में आप कहाँ जा सकते हैं, स्पेशली सिंध में जो है वो आप कहाँ घूमने फिरने जा सकते हैं जहाँ पर आप हिफाजत के साथ जा सकें, और जहाँ जाने के बाद आप एंजॉय भी करें, और जो सिंध का कल्चर है उसको भी आप जानें और पहचानें। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद भाई, खुर्शीद भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पहले तो सबसे पहले मौसम बड़ा हसीन और खूबसूरत हुआ हुआ है कराची का ना, कभी बारिश है, कभी हब्स है, और कभी जो है वो गर्मी बढ़ जाती है। थोड़ा सा मौसम के ऊपर बताएं ज़रा, आप लोग कैसा लग रहा है कराची का ऐसा मौसम इतने टाइम के बाद देख के? कराची का मौसम इस तरह है, जिस तरह मैं सुबह निकलता हूँ गुलिस्तान में जोर से, तो वहाँ का मौसम अलग है। हाँ। जिस तरह वहाँ बूंदाबांदी होती रहती है, कभी गर्मी है, कभी मौसम ठंडा हवादार है, नमोदार भी है। लेकिन वहाँ से निकलते हैं, आते हैं अपना स्टेडियम रोड पे या गुलशन इकबाल में या हसन स्क्वायर के इस तरफ में, तो वहाँ का मौसम एक अलग सा है। फिर वहाँ से घूमते फिरते आ जाएंगे सदर में, तो यहाँ का मौसम एक अलग है। हाँ। और फिर सिंध सेक्रेटरी, सिंध असेंबली, या जो हमारी जो पूरे सूबे का निज़ाम चलता है, यहाँ पर जो रेड जोन का इलाका है, हाँ। यहाँ का मौसम भी अलग है। हाँ। तो कराची का मौसम बदलता रहता है। कराची की सियासत जिस तरह बदलती रहती है, कराची की हवाएं बदलती रहती है, कराची की जो हर चीज़ का रुख बदलता रहता है, इस तरह कराची का मौसम जो बदलता रहता है। लेकिन उमूमी तौर देखा जाए तो मौसम इस वक्त काफ़ी हद तक बेहतर है। खुर्शीद भाई, मौसम देखिए, कराची का मौसम गुज़िश्ता हफ्ते से बड़ा हसीन और जमील है। सही। और इसमें लोग तफरी करने भी बाहर निकल रहे हैं, और फिर फ़िज़ा की बात करें तो बूंदाबांदी भी कहीं हो रही है, और कहीं जो है वो अबरालूद मौसम हो जाता है। हाँ। तो बाहर निकलने का बड़ा दिल चाहता है। हाँ। और हम तो फिर फील्ड में ही होते हैं तकरीबन सारा दिन, और घरों में जो है वो कभी कोई मीठे पकौड़े और जलेबियाँ समोसे भी लोग खा रहे होते हैं। हाँ। आज सुबह सुबह मैंने मुखड्डी हलवा खाया है। अच्छा। हमारी एलिया ने जो है वो सुबह सुबह आज मुखड्डी हलवा बनाया, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। हाँ। तो आप हलवा खाया लगे। अरे वाह, और बस आप फिर लेकर भी नहीं आए सिटी 10 की टीम के लिए और हमारे शो पे, ये तो भाई बेईमानी है। और इस तरह का मौसम है कि कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। भाई सुबह सुबह जिक्र हो रहा है हलवे का, और सुबह सुबह पूरियों का जिक्र हो रहा है, तो बस ये तो एपेटाइट कर रहा है इंक्रीज। जल्दी से जो है वो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, वरना हमारी भूख जो है वो और बढ़ जाएगी, और वो भी इस मौसम में। आज़ाद भाई ये बताएं
कि हमारे सिंध में जो है लोग कहाँ घूमने जा सकते हैं? अब चले कराची में तो आपके पास सी व्यू है और जो हमारी सी बेल्ट है, सारा एरिया है वो मौजूद है, बट सिंध में ऐसी कौन सी जगह हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है? सच बात है, सिंध एक तफरी का मुकाम है, जिसका नाम ही सिंध है, वो तो एक अलग पहचान उसकी। हाँ। लेकिन कहने का मकसद ये हमारे पास सिर्फ ये है कि कराची में अमन की सूरत हाल ख़राब है, स्टेट क्राइम है, डाकू हैं, ये हुआ है, और बाकी जो है सिंध के हवाले से तासुर ये है कि डाकू राज है, ये सब कुछ है। हाँ। हालांकि इस तरह सूरत हाल हर जगह इस तरह नहीं है। हालांकि कई कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर ये सूरत हाल बिल्कुल होगी, वहाँ पर सरकार की रेट भी चैलेंज होगी, सब कुछ होगा। लेकिन सिंध के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पुरअमन इलाके हैं और मेहमान नवाजी की एक मिसाल कायम रखते हैं। आज भी आप चले जाएँ, सिंध के कई ऐसे देहात के गाँव हैं जहाँ पर लोगों की बैठक हैं, जिसको हम ओताक कहा करते हैं। ओताक में आज भी लोगों को मेहमान नवाजी की मिसाल है। वहाँ पर कोई ऐसे नहीं पूछते कितने मेहमान है, क्या है, कोई अंदाज़ा अनगिनत का हिसाब किताब है। वहाँ मेहमानों को नाश्ता मिलता है, वहाँ रवायती नाश्ता खाना मिलता है, लोगों बैठेंगे सजती हैं, लोग गप्पे लगाते हैं। और ख़ास तौर पर खुर्शीद रहमानी और हम तो एक राजपूत कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा राजपूत का कबीला एक तरह बड़ा उसका एक रिच कल्चर है हमारा सिंध का, जिसका एक मिसाल है, जहाँ पर मेहमान नवाज़ी एक मिसाली तौर पर जानी पहचानी जाती है। लेकिन कहने का मकसद ये है, इस वक्त बारिशों का मौसम है, ख़ास तौर पर सुहाना मौसम है। इस वक्त में जो इलाके जहाँ पर हर साल लोग पानी को तरसते हैं, वहाँ पर आज बारिशें हो रही है। चाहे सिंध का इलाका काछो हो या थर हो या बर हो, हम थर काछो और बरस को कहते हैं जहाँ पर पानी हो। जिस तरह उमरकोट से निकलते हैं मिरपुखा, सांगड़, हैदराबाद, टंडोला, टंडोजाम, ये बर का इलाका, यहाँ पर पानी ज़्यादा है। और थर का इलाका, काछो का इलाका, वहाँ पर पानी नहीं है। पानी ना होने के बराबर हम मज़े की बात यह है कि थर और काछो का गुजर सफ़र ही बारिशों पर है। हाँ। जब ये तो बारिशों का पानी जमा होता है, हम एक महफूज जगह बनाते हैं, वहाँ पर पानी जमा करते हैं बारिशों का, और पूरा साल हम वो बारिशों का पानी इस्तेमाल करते हैं। जब तक दूसरी बारिश हो तब तक वो पानी वही इस्तेमाल होता है। लेकिन आज तक नहरी निज़ाम में पानी वहाँ तक पाइप लाइनों का पहुँच चुका है। लेकिन सूरत ये इस वक्त भी आज के दौर में लोग बारिशों का पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए और इस्तेमाल के लिए। जिसमें ख़ास तौर पर आप चले जाएँ काछो की आप बात करें, सिर्फ आज इस वक्त पहचान जो है सियाती मरकज़ की जो है थर नहीं है, काछो भी है, जहाँ पर गोरखिल स्टेशन क्या है, काछो पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर आपका एक खास तौर पर पानी जमा करने के लिए गाज डैम भी वहाँ पर ज़ेर तमीर है। और उसके अलावा जो वहाँ पर गोरखिल स्टेशन एक रेलवे स्टेशन नहीं है, एक गोरखिल स्टेशन एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर जिस तरह हमारे पास मरी या नारायण कागर इस तरह पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाका वहाँ कुदरती नेचुरली वहाँ पर जो मौसम जो है खुशगवार अच्छा मौसम है, सर्द मौसम है, वहाँ का माहौल एक अच्छा है, तफरी का मुकाम है। इसके अलावा आप चले जाए थर पारकर में, और हमारे पास कई ऐसे तारीखी मुकाम है जहाँ पर वक्त के बादशाहों ने हुक्मरानी की है। जिस तरह ठट्टो है, मकली है, इस तरह चले जाए उमरकोट का किला है, कोटजी का किला है, नवकोट का किला है, फोर्ट, जहाँ पर वक्त के बादशाहों ने वहाँ पर हुक्मरानी की, रियासतें वहाँ पर कायम हुआ करती थी, वहाँ पर रियासत निज़ाम था। जिस तरह खैरपुर है, कोटजी का किला, वहाँ पर मीरू की रियासत थी, उमरकोट में सुमरू की रियासत थी, ठाकुरों की रियासत थी, इसके अलावा समूह की, मुगलों की। इस तरह चले जाए तो कारुंजर पहाड़, कारुंजर पहाड़ है, जिसकी तरफ हर किसी की नजरें थी। सबके निगरान दौर में उसको तो बेचने की कोशिश की गई, उसको टुकड़े करके तकसीम करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने मज़ाहमत की, उसको बचाया। वहाँ पर एक तारीख रकम है, वहाँ पर उपलो कोलोनी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक शख्स ने मुआज खड़ा किया था। एक कोली खानदान है जो हिंदू कम्युनिटी का दरावट था। उसने बाकायदगी से अंग्रेज़ों से लड़ाई की, जंग लड़ी। उसने कहा अपनी बीवी का अगर मैं मर जाऊँ मेरे पीछे रोना मत, सीना तान की खड़ी होकर दिखाना कि मेरा शोहर अंग्रेज़ों से लड़कर मरा है। उस वक्त लड़ाई होती थी, असलियत नहीं होती थी, उस वक्त बारूद नहीं था, उस वक्त मिसाइल नहीं थे, उस वक्त लकड़ी की बनती थी, वो लकड़ी की उस लाठी से लोग लड़ते थे, मज़ाहमत। उसने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और उपलो कोली उसकी आज भी यादगार वहाँ पर मौजूद है। इस लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पर कारुंजर पहाड़ है, वहाँ पर नदियाँ, नाले, वहाँ पर डैम्स, मुख्तलिफ तफरी के मुकामात, पुराने माजी के दौर के जो मंदिर भी हैं, मसाजिद भी हैं। इस तरह काफ़ी ऐसे तादाद में काफ़ी ऐसी जगहें हैं सिंध में भी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। महफूज मुकाम है। खुर्शीद भाई आप बताएं। मिट्टी में जो इन दिनों बारिश का जो बताया आज़ाद भाई ने, इन दिनों जो बारिश होती है तो वहाँ के लोगों की जो चेहरों पर ना खुशी खिल उठती है। मोर नाचते हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं। तो आप जब मोर को, अगर आप कभी जिंदगी में लाइव अगर मोर को नाचते हुए देख लें तो आपकी जो खुशी है वो यकीनी वो दुगनी हो जाएगी, और वो मंजर कभी आपकी आंखों से ओझल नहीं होगा। इतना खूबसूरत वो मंजर होता है जब मिट्टी में, थरपारकर में
जब बारिश पड़ती है, बारिश सहरा होती है, खिलखिलाता हाँ, है, हाँ, और वो वहाँ मिट्टी पौधे की खूबसूरत सी वो उगना एक शुरू हो होती है जाती ना है, कि वहाँ की हाँ, खुशबू उसकी की, जो एक वहाँ की खुशबू मिट्टी की है। खुशबू जो है ना आपको कभी भी जो है ना अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देगी। और जब मोर नाचता है ना अपनी धुन में, फिर वो जो आबिदा परवीन का कलाम है, तू झूम 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 अरे झूम, वाह, तो जबरदस्त, फिर वो इस तरह ही झूमता है वो, हाँ। इसी तरह झूमता है। और वो अपनी मगन में जो है वो उसका ये जो तुर्की जिसे कहते हैं ना सूफिया जो कलाम का जो एक रक्स होता है, वो बस मी रक्सम मी रक्सम, जिस तरह मौसीकी गुलकार गाता है, तो जब वहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ परंदों की आवाज इस तरह होती है जिस तरह पीछे को साज बज रहा है। बिल्कुल। मोर जो है ये मिट्टी थरपर वहाँ पर मोर की आवाज है, टें 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 आवाज आती है इस तरह, डेल की आवाज इस तरह, परंदे जितने परंदे हैं ना, चाहे वो चिड़िया हो, उसकी आवाज इस तरह होती है इस तरह को साज बज रहा है। अरे बस वही मी रक्सम मी रक्सम, अच्छा, मी रक्सम, सही सही बस वही उसी तरह का मामला होता है। और ये नारान कागान, ये जो सारी डेस्टिनेशन है, इनके बारे में बताएं, अगर कोई आप लोगों का एक्सपीरियंस है कि भाई वहाँ क्या मनाजिर रहते हैं, लोगों को कितना मजा आता है, कितना लोग महसूस होते हैं इन मनाजिर से। कई मरतबा नारायण कागान भी गया हूँ, सही, और गलियात वगैरह, मरी, सवात वैली, ग्लेशियर्स, इस तरह। लेकिन अब ये जो कि महंगाई की जो सूरत हाल है ना, लोगों के अफोर्डेबल नहीं रहा वहाँ जाना, तो फिर हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जो हमारी बिसात है, जो हमारी पॉकेट है, उसमें रहते हुए अपने ही सूबे में अगर हम लोग ट्रैवल कर लें तो एक आपकी तफरी भी हो जाएगी, हाँ। और आपका एक जहन भी फ्रेश हो जाएगा, फैमिली टूर भी हो जाएगा, तो कम बजट में आपको अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगी। जिस तरह इन्होंने जिक्र किया जोही का, हाँ। जोही में अगर आप मानसून जून जुलाई अभी भी जाएंगी तो आपको ठंड महसूस होगी। अच्छा। और ये दादू से बिल्कुल थोड़ा सा आगे जोही का मकाम है। अच्छा। और बहुत खूबसूरत मकाम है, इसको एक्सप्लोर बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। अच्छा। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, क्योंकि हमें भी इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि अब मीडिया के जरिए तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती हैं। तो जोही का जो मकाम है ना, तो सबा साहिबा, वो इतना खूबसूरत मकाम है कि आप नारायण कागन को भूल जाएंगी। सीरियसली? जी। अच्छा, सही। तो ये वहाँ पर, अच्छा, अगर कोई जाना चाहे यहाँ से हाँ, प्लान करे तो कितने दिन का उसका ट्रिप होगा, या कितना टाइम लगता है? यहाँ से आप दादू जाइएगा, हाँ। दादू से फिर जो है वो जीप्स जाती हैं, हाँ। तो दादू से जो से वाहीपांदी से जीप जो है फोर व्हील गाड़ियाँ बोले जाती हैं, वो जाती हैं, और वो भी 1 घंटे का फासला है। हाँ, 1 से 1.5 घंटे लगेगा, मतलब 4-5 घंटे, 4-5 घंटे में आप ये ट्रैवल तय कर सकती हैं। हाँ। और कुदरत के हसीन नज़ारे आप वहाँ पर अपनी आंखों से देख सकती हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। और फिर जिस तरह मेहमान नवाजी की उन्होंने बात की ना, सिंध की जो मेहमान नवाजी है वो हमेशा से ही पूरे इस खित्ते के ऊपर राज करती आई है, और आइंदा भी इंशाल्लाह राज करेगी। जो मेहमान नवाजी है, हमारे जो गांव देहात का जो माहौल होता है, वो ये होता है कि आप जब मेहमान आ जाए तो फिर यूं समझता है कि अपनी आंखें बिछा दें, पलके बिछा दें, और उसके सामने जो है वो फिर सारा दस्तरखान सजा दें, मतलब जो कुछ भी है। ऐसा नहीं है कि आपका मेहमान है तो हमारा नहीं होगा, अगर उस महल्ले में मेहमान आ गया तो सबका साझा मेहमान होगा। हमारे पास मजहबी एक रवादारी भी है। हम जैसे इलाके बिलोंग करते हैं, वहाँ पर हिंदू बसते हैं, मुसलमान बसते हैं। खुदा न खास्ता मेरे घर पर मेहमान आ जाए, मेरे घर में कुछ नहीं है तो अच्छा वहाँ पर देसी कल्चर है ना, देसी कल्चर। वहाँ मैंने बच्चे को भेजा, यार किसी घर में जाओ, देसी मुर्गा खड़ा है, वो जाकर किसी से पूछेगा, वो ये मना नहीं करेगा इसके घर मेहमान है, मने वो सामने खड़ा लेके चले जाओ, नहीं पैसे लेगा, नहीं कुछ पूछेगा, मेहमान आ गया मतलब पूरा गाँव उसका मेहमान नवाज बन जाएगा। बिल्कुल है। आज भी वही कल्चर। साहब, हमारी वालदा ने हमारी बचपन से देखते आ रहे हैं, 4 बिस्तर ना, उसमें एक रिली भी है, बिस्तर भी है, तकिया भी है, और लिहाफ भी है, और सारी चीजें। तो 4 इस तरह के बिस्तर हमारी वालदा ने पैक करवा के रखे हुए होते हैं। किसी के यहाँ कोई शादी है, कोई गमी है, तो वो हमारी वालदा उठाती हैं और कहती है बेटा जाके देकर आ जाओ उनको। हाँ, जरूरत होगी। जब वो आते हैं फिर वॉश होकर फिर वालदा पैक करके, मुशक्कत का काम है, लेकिन ये एक रवादारी, मोहब्बत, खुलूस, मिलनसारी का एक हुकूकुल इबाद का एक वो कॉन्सेप्ट है जो हम पूरा करते हैं। चले जी, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बातें हो रही हैं, और जहाँ पर हम नारायण और कागान की बातें कर रहे थे ना, वहाँ पर आज मुझे पता चला जोही, तो ज़रूर वी विल गो देयर, और आपको आने वाले शोज़ में जो इसके हवाले से डिटेल में भी बताएंगे। शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज़ पर जिक्र करेंगे, बात करेंगे। स्टे विद अस। अच्छा जनाब, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, और वाकई सर्विस तो बड़ी लाजवाब थी, लेकिन इस सर्विस को क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई इस सर्विस के साथ कि लोगों ने जो है वो इसके बारे में बात करना शुरू कर दी। कभी खाने में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी फ़्लाइट शेड्यूल में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी तैयारों में प्रॉब्लम हो जाती है, PIA क्यों नहीं स्टेबल हो पा रहा। लेकिन राइट नाउ वी हैव आंसर कि अब जो PIA की निजकारी है उसका जो अमल है उड़ान भरने को तैयार है। जैसे PIA हमेशा उड़ान भरने को तैयार रहता है, तो जनाब PIA की निजकारी का अमल उड़ान भरने को तैयार। पाकिस्तान अब जो है
अपने खसारे में चलने वाली कौमी एयरलाइन को निजी शोबे के हवाले करने के एक और मरहले के करीब पहुंच गया है। तो हम निजकारी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अच्छा जी, क्योंकि तमाम जो है वो ये जो 4 कंपनीज़ हैं ये शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अच्छा, अब क्या हुआ है कि सरमायाकार ग्रुप आइंदा हफ्ते PIA के कराची हेडक्वार्टर में तफसीली ब्रीफिंग का आगाज़ करेंगे और ये मरहला कौमी एयरलाइन की निजकारी के शफाफ और मुसाबकती अमल में नहायत अहमियत का हामिल है। इसका मकसद ये है कि मुमकिना बोली दहंदगान को PIA की सरगर्मियों का बराह रास्त मुशाहिदा फराम करना है और इस मरहले में बाखबर ज़राए के मुताबिक चारों कंसोर्शिया के नुमाइंदों को PIA हेड ऑफिस में इदारे के ऑपरेशनल, मालियाती और हिकमत अमली से मुताल्लिक पहलुओं पर जामे ब्रीफिंग दी जाएगी। अच्छा जी, तो अब इस पर बात करते हैं। हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे स्टार्ट करती हूँ खुर्शीद भाई, बस अब हम निजकारी के अमल की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद वो दिन वापस आ जाएं जब PIA जो है वो दुनिया भर में इस तरह से जानी जाए, मानी जाए कि जी अगर ट्रेवल करना है तो सिर्फ PIA से करना है, अगर जाना है तो PIA से जाना है, क्योंकि ये वही PIA है जिसने एमिरेट्स को भी बताया कि कैसे एयरलाइंस जो हैं उनको चलाया जाता है, कैसे एयरलाइंस की जो है उनको एयरलाइंस को रेडी किया जाता है। जी खुर्शीद भाई। देखें सबा साहबा, ये जो हमारी कौमी एयरलाइन है ये हमारा कौमी असासा है। सही, ठीक है। और मैं ज़ाती तौर पर इस हक़ में नहीं हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि कौमी इदारों की निजकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मुल्क का, कौम का असासा है और उसमें पूरी कौम के टैक्सेस शामिल थे जब वो इदारा खड़ा हुआ। इसी तरह माजी में स्टील मिल की मिसाल आप ले लीजिए, उसको भी तबाही के दाने पर लेकर चले गए और वहाँ काम करने वाले लोगों की अपनी स्टील्स मिल्स लग गई हैं। इसी तरह PIA में काम करने वाले जो लोग थे, PIA के जो सरबराह रह चुके हैं, उन्होंने अपनी एयरलाइंस खरीद दी हैं और इसी एयरलाइन से लोग दुनिया भर की एयरलाइंस को मुस्तहकम कर रहे हैं और चला भी रहे हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है, इकोनॉमिकल वो उनकी ग्रोथ भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा कौमी जो इदारा है वो उसकी तमाम चीज़ें ख़राब हैं, उसकी टेक्निकल चीज़ें ख़राब हैं। कोई और ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन हमारा ये है, निजकारी के अलावा हम कुछ और कर सकें। हुकूमत ने अगर ये सोच लिया है कि इसको प्राइवेटाइज करना है तो वो करके रहेगी। अगर हुकूमत हमारे यहाँ तो 4 साल की होती है, 5 साल की होती है, 2 साल की होती है, तो हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। उसका फुकदान आप कह लीजिए, उसका फुकदान है जिसकी वजह से जो भी कौमी इदारा है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के ऊपर नहीं है। इसकी मिसाल आपके पास वाज़ेह पाकिस्तान स्टील मिल की मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान कौमी एयरलाइन की जो असासे हैं वो दुनिया भर में असासे मौजूद हैं। इसी तरह कौमी जो स्टील मिल है वो 21,000 एकड़ जो अराजी है उस पर पाकिस्तान स्टील मिल के असासे मौजूद हैं। सिर्फ असासे कह सकता हूँ। स्टील मिल के बिल्कुल सामने जो है वो पाकिस्तान स्टील कॉलोनी है, वो भी जो है वो अरबों खरबों रुपए की मलकियत है पाकिस्तान की। इसी तरह जो कौमी इदारे हैं उनकी जो निजकारी मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। अब जो ये 4 ग्रुप्स हैं, ये 4 ग्रुप जब इसको ले लेंगे, मैं तो दुआ करता हूँ ना लें जी क्योंकि कौमी इदारा हमारा तो दुख होता है। अब चूँकि जो इसमें लोग काम करते हैं, अगर हुकूमत इसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कोशिश करे और यहाँ का जो मैकेनिकल, टेक्निकल और जो एरोस्पेस सिस्टम है यहाँ का बेहतर कर दे, तो मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम टेक्निकल साइड पे। खुर्शीद भाई, अब तो जाहिर सी बात है अब इसकी निजकारी का अमल होने जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो निजकारी होगी इसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी? देखिए, निजकारी का आपके पास, आपने माजी में देख लिया कि के इलेक्ट्रिक को आप निजकारी किया आपने, बेहतर हो गया निज़ाम कराची का, ऑब्वियसली सबके सामने है। तो जब तक कौमी इदारा कौमी लोगों के पास नहीं रहेगा जब तक वो बेहतर नहीं हो सकता। हाँ, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस, इसके ऊपर कड़ी निगरानी और अगर कोई गलती का मुर्तकिब ठहरे तो उसको सज़ा, ये सारी चीज़ें अगर मुरतब कर लेंगे आप मनसूबबंदी के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये इदारा निजकारी की तरफ नहीं जाएगा। निजकारी आपने कर ली तो आपने अपने हाथ में काट लिया ना, फिर तो आपके पास यही शायद खान अब्बासी जो उसके चेयरमैन थे, उसको PIA खसारे में था, इनकी अपनी एयर ब्लो आप देख ले फ़ायदे में किस तरह से। असल में मसला सारा ये होता है, कंसिस्टेंसी है, देखभाल है, आपका जो है ना कहना चाहिए कि किसी चीज़ के टुवर्ड्स इंटेंशन बड़ा काउंट करता है कि आप कितना मुखलिस हैं किस चीज़ से, और जिस चीज़ से आप मुखलिस नहीं होते उसका रिजल्ट होता है कि ज़ाहिर है आपको नज़र आ रहा होता है हमारे पायलट्स देखें दुनिया भर में नहीं हो रही होती, दुनिया भर में उनकी जो है वो एक मांग है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी अपनी उनकी काबिलियत है, जिसको दुनिया भर में पहचाना जाता है, दुनिया भर में पहचाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं और एक और जो है वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जो आपके साथ में शेयर करते हैं और ये है इट्स अबाउट गवादर। अच्छा, बंदरगाह के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो बहुत बात भी कर रहे होते हैं, इसके जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं उनके बारे में जो है लोग मेंशन कर रहे होते हैं कि गवादर बंदरगाह की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा है। तो गवादर बंदरगाह जो है वो जल्द अज जल्द फ़ाल करने के लिए अब एक जामे जो मंसूबा है वो तैयार कर लिया गया है।
अच्छा जी, वफाकी हुकूमत ने गवादर बंदरगाह को जल्द अज जल्द फ़ाल करने के लिए जामे मनसूबा तैयार करने का फैसला किया है। गवादर से ओमान ज़ेरे समंदर सुरंग के ज़रिए खलीजी ताउन कौंसिल और जनूबी एशिया को जोड़ने के लिए 4 मुल्की कंसोर्शियम पर फिजिबिलिटी स्टडी शुरू करने की हिदायत की गई है। गवादर बंदरगाह को बैनुल-अक़वामी रोड शोज़ में बतौर स्ट्रेटजिक तजारती मरकज़ उजागर किया जाए जो खलीज और वस्ती एशिया को जोड़ता है। इसके लिए वज़ारत ख़ारजा को हिदायत की गई है कि गवादर से ओमान तक ज़ेरे समंदर सुरंग के ज़रिए खलीजी ताउन कौंसिल और जनूबी एशिया को जोड़ने के लिए 4 मुल्की कंसोर्शियम पर फिजिबिलिटी स्टडी शुरू की जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि गवादर बंदरगाह को बैनुल-अक़वामी रोड शोज़ में बतौर स्ट्रेटजिक तजारती मराकज़ उजागर किया जाए जो खलीज और वस्ती एशिया को जोड़ता है। अच्छा जी, तो ये गवादर के हवाले से हमने आपको बताया कि इस तरह से इसको फ़ाल करने के लिए एक बाकायदा और एक प्रॉपर जो है वो प्लान मुरतब किया गया है। ये प्लान क्या है और ये कब तक जो है आगे गो थ्रू होंगी चीज़ें, इस हवाले से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जो गवादर की बंदरगाह है उसको फ़ाल करने के लिए अब जामे मनसूबा जो है वो तैयार कर लिया गया है। आज़ाद भाई, कब तक ये जो है वो फ़ाल हो जाएगा और थोड़ा सा हमें बताएं कितनी अहमियत है गवादर बंदरगाह की? जी बिल्कुल, गवादर मनसूबा जो है उस पर पहल जो की थी वो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई। उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ हों या जमाली साहब हों, या उन्होंने भी बड़ी पहल की, लेकिन उसके बाद में सदर ज़रदारी ने इस पर काफ़ी हद तक काम किया। सी पे एक मनसूबा लाने में उन्होंने बड़ी पहल की। चीन के साथ बड़ी मुशावरत हुई ताकि ये मनसूबा पाए तकमील तक पहुँच जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हर हुकूमत ने कोशिश तो की है। गवादर की तरक्की, गवादर को मजबूत एक बंदरगाह बनाने के हवाले से जो है इस मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, उस पर काफ़ी हद तक पहल हो चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कुछ दिन सोशल मीडिया पर गवादर को एक अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है, ख़ासतौर पर न सिर्फ एक कारोबारी हब के लिहाज से या दीगर ममालिक के साथ जो कारोबार जोड़ने के हवाले से या सरमाकारी बढ़ाने के हवाले से या उसको फ़रोग़ दिलाने के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कई ऐसे मैंने मुकाम देखे हैं, उसमें ख़ासतौर पर देखा गया कई ऐसे तफरी के मुकामात के तौर पर भी गवादर मतलब दुनिया के जो दूसरे जो पोर्ट्स हैं उसमें शुमार किया जा रहा है। लेकिन कई लोगों ने इस वक्त सोशल मीडिया पर जिस तरह ये कुछ हादसा पेश आ रहे थे नारायण कागान के, तो हम कहाँ पर घूमने जाएं, कौन से तफरी के मुकाम अच्छे हैं, इस तरह इस वक्त जो गवादर को भी एक किसी किस्म का हर किस्म का जो फ़रोग मिलने जा रहा है कि गवादर की कई ऐसे जो पोर्शंस हैं, कोई ऐसे इलाके हैं वहाँ पर भी तफरी के मुकाम मौजूद हैं। ख़ासतौर पर इस वक्त मैंने देखा सोशल मीडिया पर बड़ी चीज़ें उसकी वायरल थी कि गवादर में ये चीज़ें हैं जो वहाँ पर भी लोग तफरी के लिए जा सकते हैं, पोर्ट है, सफर कर सकते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत की कोशिशें हैं, सीपे के मनसूबे में ये शामिल भी हैं, और वफाकी हुकूमत की या वहाँ की जो सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की वहाँ की कोशिशें हैं या काविशें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास जिस तरह कराची पोर्ट है, इस तरह गवादर पोर्ट है या दीगर जिस तरह पोर्ट बने जाएंगे तो उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि केटी बंदर पोर्ट बना जाए, इस तरह कराची के बाद में उस वक्त की मुशर्रफ हुकूमत ने गवादर को एक पोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन उस पर पहल हुई और हर हुकूमत ने उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त ये मनसूबा काफ़ी हद तक बेहतरी की राह पर गामज़न है। लेकिन जब तक मनसूबा मुकम्मल होगा उसके बाद में किस तरह वफाकी हुकूमत या हमारे मुल्क की हुकूमत उसको आगे बढ़ाने के हवाले से, उसमें दीगर ममालिक के साथ जोड़ने के हवाले से किस तरह की हिकमत अमली बनाती है, लाएमल बनाती है, उसके बाद में सूरत वाज़ेह होगी, बेहतरी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वफाकी हुकूमत उसके ऊपर प्लान करेगी। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत या हमारे मुल्क की सरकार जो है उस पर काफ़ी हद तक पेशरफ्त करने में कामयाब हो चुकी है। सही, काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हो चुकी है। और यही है कि जितनी चीज़ें हमारे मुल्क में अच्छी होंगी, जितने लोगों को तफरी के मुकामात मिलेंगे, उससे मईशत का पहिया भी चलेगा। फिर स्ट्रेटजी है, पोर्ट भी है, तो जितनी जल्दी फ़ाल होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर जिस तरीके से हमारे जो मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शोज़ होते हैं अगर वो भी मुरतब किए जाएँ तो उससे भी बहुत इन्हेंस हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे मुल्क में ना जहाँ पर हर चीज़ के लिए हम देखते हैं कि बिजली महंगी, गैस महंगी और ज़िंदगी जो है ना वो तंग हुई हुई है लोगों पे, वहाँ पे अब जो मरना है ना वो भी मुश्किल हो गया है। मतलब ये ज़िंदगी से लेके ना कब्रिस्तान तक ज़िंदगी मुश्किल ही मुश्किल है। और शहरियों से जो है वो कब्रों की इजाफी फ़ीस लेने वाले जो गोरकन हैं
ये खबर उनके लिए कि अब आप लोग ना होशियार हो जाएं, क्योंकि अब आप लोगों से भी सवाल जवाब होगा, अब आप लोगों को भी पूछा जाएगा। कितना अफसोस होता है कि आप देखें कि एक शख्स मर गया है लेकिन उसके बावजूद भी उससे इजाफी फ़ीस ली जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है। तो अब बल्दिया उज़्मा कराची की जो महकमा कब्रिस्तान है उन्होंने क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत कब्रिस्तानों में बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। शहरियों से कब्रों की इजाफी फ़ीस लेने वाले जो गोरकन हैं उनके खिलाफ अब मुकदमात दर्ज होंगे। और सीनियर डायरेक्टर जो हैं कब्रिस्तान के, उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा है कि उन्होंने जब दौरा किया, वहाँ पर छापा मारा, तो उन्होंने कहा कि ये तमाम सारे मामलात नज़र आए तो गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों की रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू कर दी गई है। तो मतलब ज़िंदगी भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, और हमारे मुल्क की ये हालात हैं कि अब जो कब्रें हैं खुर्शीद भाई, उनके जो घर वाले हैं उनसे आप देखें किस तरीके से रवैया रखा जाता है और क्या हालात हैं, और ये इजाफी फ़ीस लेने का मामला। देखें, ये जो अफसरान है ना, इनकी जहनी हालत खुद मुर्दे जैसी है। ये पस्त हो चुके हैं, कुंद जहन लोग हैं और मनसूबा बंदी नहीं है इनके पास। तो बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। हाँ। और जुमला बड़ा सादिक आता है इन पर कि एक अरसे के बाद अब इनको होश आया कि अब कब्रिस्तान के मामलात के ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए। हाँ। कुछ प्लानिंग्स करनी चाहिए। यहाँ तो हमारे अस्पतालों के अंदर लोग मर जाते हैं, उनकी बॉडी नहीं दी जाती है हॉस्पिटल में। 15-15 लाख रुपए का जब बिल हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। हाँ। हमारे पास फ़ोन आते हैं कई लोगों के सही कि उनकी बॉडी नहीं दी जाती है, उनकी लाश नहीं दी जाती है लवाहिकीन को। हाँ। और इसी तरह हमारी जो बल्दिया उज़्मा कराची की जो कब्रिस्तान है, हाँ। वहाँ पर गोरकन की मनमानी फीसें हैं। सही ठीक है, आदमी सोचता है कि मैं जिंदा था तो सुकून था, मर गया हूँ तो उसकी तदफीन और उसकी जो सारे मामले तो किस तरह से होंगे, तो उसकी महंगी, उसके चार्जेस, महंगी फीसेस, गोरकन का एक अपना निज़ाम है कब्रिस्तान के अंदर। हाँ। तो अब ये इन्होंने अगर प्लानिंग की है हाँ। कि इसके ऊपर कोई मनसूबाबंदी अगर ये को अमल में लेकर आएंगे तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर मजबूत और ठोस बुनियादों पर कोई प्लानिंग होनी चाहिए ताकि मुनासिब फीस हो और वो आप पे करें और अपनी कब्रिस्तान की जो जगह है वो आप उसको ले सकते हैं। सही ले सकते हैं। आज़ाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, ये मामला ख़ासतौर पर कराची के लिहाज से या बड़े शहरों के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि सिंध हुकूमत यानी सिंध काबीना, जिसमें 18 वज़ीर, 5 मुशीर और मामला खास शामिल होते हैं। वो काबीनाएँ गुज़िश्ता 15 साल यानी 18 साल से मैं देख रहा हूँ, मुराद अली शाह सरकार और कायम अली शाह सरकार, हर काबीना के इजलास में फैसला होता है कि कराची के हर ज़िले में, कराची के 7 अजला हैं जिसमें हर ज़िले में अलग से कब्रिस्तान के लिए ज़मीन मुख्तस की जाए और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को वाज़ेह तौर पर सिंध काबीना के अहकाम जारी किए जा चुके हैं कि हर ज़िले में कब्रिस्तान के लिए ज़मीन मुख्तस करके नए कब्रिस्तान बनाया जाए ताकि इस तरह के गोरख धंधा जो बना हुआ गोरखन का ये बंद किया जाए। लेकिन उसके बावजूद ताहाल आज तक भी किसी ज़िले का डिप्टी कमिश्नर उस पर अमल दरामद नहीं कर सका है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर कोई 7 माह के लिए होते हैं, कोई 8 माह के लिए, कोई 9 माह के लिए, 10 माह के लिए, 12 माह के लिए, साल पूरा वहाँ उधर पर टिकते नहीं है। या अगर कोई सिस्टम का हिस्सा है तो ठीक है, वरना टिकता नहीं है। इसलिए देखा जाए आज तक भी सिंध काबीना के फैसलों के बावजूद किसी ज़िले के इंतजामिया ने किसी भी इलाके में नए कब्रिस्तान के हवाले से ज़मीन का तयन नहीं किया है, ज़मीन मुख्तस करने के हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया है। उसके बाद में बल्दिया उज़्मा कराची जो मेरा इलाके मातहत इदारा है, हम ये KMC पूरा कराची शहर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम बार बार मेयर कराची को रोडते, मेयर कराची शहरी इलाके का सिर्फ मेयर है, बाकी जो देहात के इलाके हैं वहाँ पर टाउन कमेटीज़ के चेयरमैन है, वो चला रहे हैं। कराची 100% जो कराची की आबादी जिसमें 30% पर हुक्मरानी मेयर कराची करता है, बाकी 70% पर मेयर कराची की हुक्मरानी नहीं है। सही, बार बार मैं कह रहा हूँ, बाकी इदारे जिली इदारे काम करते हैं, कराची वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन काम करती है, कई ऐसे इदारे काम कर रहे हैं, टाउन कमेटीज़ काम करके लोकल बोर्ड के इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम बार बार इस शहर को हम जोड़ रहे हैं, मेयर कराची से, डिप्टी मेयर कराची से। डिप्टी मेयर कराची और मेयर कराची सिर्फ शहरी इलाके तक महदूद है, बाकी कराची यहाँ तक नहीं है, कराची ठट्टा तक की है, कराची मलिर से आगे भी कराची है, कराची जो गड्डाब तक भी है, कराची यहाँ चले जाए बेरे टाउन से आगे भी कराची है। लेकिन बाकी जो कराची के इलाके हैं वहाँ पर मेयर कराची की हुक्मरानी नहीं है, वहाँ पर हुक्मरानी जो सिंध हुकूमत की हुक्मरानी है। सिंध हुकूमत इस शहर को ओन करने के हवाले से, अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से किसी किस्म की कोई इक़दाम नहीं करेगी। जब तक कराची में खासतौर पर ये कफन और दफन का मामला है, आप देखिए बसों का किराया बढ़ता, हम रोज सीखते हैं इस बस का किराया बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट माफिया ने चलिए बिल्कुल हुकूमत को इस हवाले से इक़दाम कराची में एम्बुलेंस सिस्टम जो लाश उठाने के लिए है, इन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनका किराया कितना को पूछता नहीं, हर जो एम्बुलेंस है किसी तंजीम के, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। हमारे साथ
वेलकम बैक। मौसम है सुहाना है, हफ्ते का दिन, वीकेंड वाइब्स और फिर बहुत सारे प्लान्स। और ऐसे में आपको बताते हैं कि आपके घर पर अगर मेहमान आ जाएं तो आपने क्या सौगात उनको पेश करनी है। और आजकल जो सौगात है ना वो है आम। और आम ऐसे हैं, पाकिस्तानी आम ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और जैसे ये आम तैयार होते हैं, पककर रेडी होते हैं, वैसे ही जो है पूरी दुनिया में ये जाना शुरू हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि इंग्लैंड से, कनाडा से और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ से लोग बाकायदा रील्स बना बना के अपलोड कर रहे होते हैं और वो इसको एक फ़न के तौर पे ले रहे होते हैं, एक फेस्टिविटी के तौर पर ले रहे होते हैं, ट्रेडिशन के तौर पर ले रहे होते हैं कि जी वी हैव पाकिस्तानी आम। और अब हम जो है ये आम खा रहे हैं, परदेश में हैं, लेकिन हमें जो है इन आमों की वजह से अपने मुल्क से हम रिलेट कर सकते हैं और हम यहाँ बैठ के भी पाकिस्तानी आम खा सकते हैं। तो हमारे आम जो हैं वो इतने मशहूर हैं। और आप देखें कि हमारी जो हम मतलब जितनी लार्जेस्ट तरीके से हम तो पूरी दुनिया में ये आम भेजते हैं और पाकिस्तान में जितने शौक़ से ये आम खाए जाते हैं ना, तो आप यकीन करें आम खाने के, बनाने के कई तरीके हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में जो है वो आम को कई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाया जाता है। रोटी के साथ भी लोग खा लेते हैं, फिर इसके अलावा जो है वो मिल्क शेक के साथ भी उसके ऊपर खोपरा डाल के और उसकी टॉपिंग करके खाया जा रहा होता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको काट के खाया जा रहा होता है, उसको मुख्तलिफ़ फलों के साथ मिला के खाया जा रहा होता है। यू नो, आम इज़ अमेजिंग थिंग वी हैव। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने ज़बरदस्त आम होते हैं, सिंदरी है और बहुत सारे ऐसे आम हैं जो हम आपको इससे पहले वाले शोज़ में डिटेल में भी बता चुके हैं। तो ये जो मैंगोज़ है ना, ये अल्लाह ताला की नेमत भी हैं। और उससे बड़ी बात ये होती है कि इनको कोई बनाने वाला हो, इनसे क्या क्या डिशेस बन सकती हैं, क्या क्या मीठी चीज़ें हम बना सकते हैं, ये जानेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है हमारी बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शेफ़ सादिया हमारे साथ मौजूद हैं और शेफ़ साइमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए जी, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो चेहरे खिले खिले हैं आज, क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा खिला खिला है, मौसम बड़ा अच्छा है। साइमा, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताएं कि जितना आम फेवरेट है हम सबका, उसमें सिर्फ आप आम लाए, फल खरीदे, धोए, आपने खा लिए, बट इसके अलावा आम से कौन कौन सी मीठी डिशेस बनाई जा सकती हैं या क्या कुछ किया जा सकता है आम के साथ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता है कि आम को फलों का बादशाह कहा जा सकता है और मेरा ख्याल है शायद कोई ऐसा ही आदमी होगा जिसको आम ना पसंद हो। तो वैसे आम के बहुत सारी डिशेस आजकल ट्रेंडिंग भी चल रही हैं, सही, और कुछ पहले ज़माने से भी चली आ रही हैं। तो ज़्यादातर जो लोग घरों में बना रहे होते हैं वो मैंगो कस्टर्ड बन रहा होता है, मैंगो ट्राइफल यानी जिसे हम कहते हैं, और मैंगो केक आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। इसके अलावा मैंगो 3 मिल्क केक, एक तो मैंगो क्रीम केक हो गया और एक हो गया मैंगो 3 मिल्क केक। ओके, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पता है एज अ बेकर भी काम कर रही होती हूँ, तो फिर जैसे मेरे पास जो ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं केक्स में, वो मैंगो चीज़ केक मेरा बहुत अच्छा है, तो लोग वो काफ़ी ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा मैंगो 3 मिल्क केक मैंने आपको बताया। फिर आप एक फिलिपिनो डिज़र्ट है, वो मुझे नहीं पता यहाँ पाकिस्तान में कितने लोग उस पे काम कर रहे हैं या नहीं, उसको कहते हैं मैंगो फ्लोट। मैंगो फ्लोट, ओके, मैंगो फ्लोट, सही, बड़ा लाइट क्रीम, क्योंकि फ्लोट आ गई बात, मींस बड़ा लाइटर साइड की तरफ होता है विद मैंगो की लेयर्स एंड मैंगो के प्योरी के साथ। बड़ा अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत समरी डिज़र्ट है, ठंडा करके खाया जाता है। उसके बाद आज मैं बताती चलूँ, मैं जो आज मैंने सिलेक्शन की यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है लोग नहीं घरों में बनाते हैं, उनको एक आइडिया मिलेगा, मैंगो रसमलाई। मैंगो रसमलाई जी, तो ये आपको सुनने में भी थोड़ा सा नया लगेगा क्योंकि आपने सादी रसमलाई तो खाई होगी, मगर मैंगो रसमलाई नहीं खाई। ये कैसे बनती है, जल्दी से बताएं। जी, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हम लोग अगर घरों में ख़वातीन कुक कर रही होती हैं तो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं इस खाने के लिए जो मैंगो रसमलाई में जो मलाई रस जाता है, ठीक है, वो हम बनाते हैं मिल्क पाउडर से। मिल्क पाउडर, किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ले लीजिए, राइट, ठीक है। मैं एक रेसिपी बिल्कुल जल्दी वाली बता देती हूँ कि 1 कप ऑफ आपने मिल्क पाउडर लिया, उसमें आपने थोड़ा सा जो है मैदा शामिल किया, लाइक अराउंड 1/2 टीस्पून मैदा सॉरी, और 1/2 टीस्पून ही बेकिंग सोडा शामिल किया, 1/2 टीस्पून ऑयल शामिल किया, और इन सब चीज़ों को डाल के 1 अंडा आपने डाला इसमें। 1 कप के लिए 1 अंडा डाल के आपने उसको नीड कर लिया अच्छे से, एक बॉल बना लिया। जब वो बॉल बन गई
तो दूध आपने पकने रख दिया है एक अच्छा, तरफ, ठीक ठीक है। है। 1 लीटर दूध आप ले लें। 1 लीटर दूध में जिनको इलायची पसंद है वो डालें, जिनको नहीं पसंद वो नहीं डालें। ना हाँ। डालें। इलायची डाल के थोड़ा सा शुगर, जितनी भी आपको टू टेस्ट चाहिए शुगर डाल के इसको बॉईल करने रख दें दूध हाँ। को। जब बॉईल आ जाए तो सिमर पे कर दें, यानी हल्की आंच पे थोड़ी देर दूध को पकने के लिए छोड़ दें। हाँ, रसमलाई की ख़ास बात ये होती है कि हल्का सा दूध गाढ़ा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सही। अच्छा, फिर आपने जो बॉल्स बनाए हुए हैं उन जो एक बड़ा बॉल बनाया उससे आपने छोटे छोटे बॉल्स निकालने हैं सही। रसमलाई के। उनको हाथ में हल्का सा मूवमेंट करके गोला बनाना है। हाँ। गोला बनाने के बाद उसको हल्का सा बीच में से फिंगर से प्रेस करना है, ओके। छोटे छोटे से। और आप इनको अपने जो दूध उबल रहा है या सिमर मोड पे है उसमें आपने उनको डालते जाना है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इस तरीके से सारे बॉल्स जब आप देखेंगी विद इन अ मिनट वो फूलना शुरू हो जाएंगे ना, वो डबल ऑफ द साइज हो जाएंगे सही, अपने। अच्छा, रसमलाई बनाने के लिए बहुत बहुत स्किल्ड हाथ चाहिए होता है, वरना इसमें क्रैक्स भी पड़ जाते हैं रसमलाई में। सही। और समटाइम्स रसमलाई सॉफ्ट भी नहीं बन पाती। soft भी अच्छा, नहीं बन अब हम पाती, सही। आगे क्या प्रोसीजर करेंगे इसको मैंगो में टर्न करने के लिए। ये तो आपने अपनी रसमलाई बना ली, निकाल ली, इसको ठंडा कर लिया। जब आपने इसको ठंडा कर लिया तो आपने एक आम की प्योरी बनानी है, सही। ठीक है। उसमें भी बहुत थोड़ी सी शुगर डालनी है और उस प्योरी को थोड़ी देर जो है चूल्हे पे पकाना है कि वो रिड्यूस हो जाए, उसका पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए उस आम की प्योरी का। सही। जब वो पानी रिड्यूस हो जाएगा उस प्योरी को भी आपने ठंडा कर लेना है, अच्छा, ठीक है। सही। दोनों चीज़ें जब आपकी ठंडी होंगी फिर उस प्योरे को आपने इस बैटर में मिक्स करना है दूध में, ओके। बहुत हल्के हाथ से, ताकि आपकी रसमलाइयाँ ना टूटे। सही। और फिर आप बादाम पिस्ते से गार्निश करें। और मैंने इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट दिया है, मैंने इसमें फ्रेश मैंगो चंक्स भी काट के डाल दिए। अच्छा, और सही। इसको खूब चिल्ड करके आपने सर्व करना है। दूसरा ये कि सबा जो प्रोफेशनल लेवल पे बन रही होती हैं रसमलाई, हम उसकी भी रेसिपी बता सकते हैं, अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं वो भी बता दूँगी। सादिया हमारे साथ मौजूद है। जी। कैसी हैं सादिया? मैं ठीक बिल्कुल है। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ा जबरदस्त ड्रेस पहना हुआ है आपने। हाँ, आम की जैसी लग रही हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब बंदा कोई चीज़ बना रहा होता है ना तो वाकई उसका इफेक्ट आ रहा होता है, इम्पैक्ट आ रहा होता है ना। अच्छा, आज वैसे मैंने पता है क्या, मैंने शुमाइला को कहा था, मैं भी आज येलो ड्रेस पहनूंगी। आज जो है वो स्पेशल मीठी आम की डिशेस के बारे में बात कर रहे हैं। और आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में है, मैंगो पार्टीज हो रही हैं। मैंगो पार्टीज हो रही हैं। हाँ भाई, क्यों हमारी टीम क्यों नहीं रख रही है मैंगो पार्टी? प्लीज टीम, ये मैंगो पार्टी रखें। अच्छा जी, ये बताएं आप क्या बना के लेके आए? अच्छा, मैंने भी स्वीट बनाया है और टर्किश मैंगो डिलाइट बनाया है। अच्छा, एज यूजुअल मुझे होता है टर्किश मैंगो डिलाइट। ओके, टर्किश मैंगो डिलाइट। ओके। अच्छा, आजकल आप देखें बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें खाने में, स्वीट्स में या ड्रिंक्स में बूबा बहुत आजकल चल रहा है। अच्छा। बूबा जेली फॉर्म में होते हैं, गोल गोल से होते हैं, बच्चे बहुत उसको पसंद कर रहे हैं। तो सही। अब मैंने तो खैर वो नहीं डाला, मुझे लगा उसका ऑल्टरनेट सागुदाना है, जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और जो इन्फेंट होते हैं ये उनको भी माँ खिला रही होती है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैंने मैंगो प्योरे बना लिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्रीम मिक्स कर ली है, ठीक है, और दही लिया मैंने, हंग कट जिसे कहते हैं ना, अब उसको हैंग कर दें और पानी निकल जाए उसका, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। और जो साबूदाना था मैंने इसको भिगोया पहले, और फिर इसको बॉईल कर लिया। हल्का सा उसके ऊपर मैंने छलनी में डाल के ठंडा पानी डाल दिया ताकि वो अलग अलग हो जाए, ठीक है। और इन सब चीज़ों को मैंने आपस में मिला दिया। मैंने इसमें आज ग्रेप्स आया हुआ तो ग्रेप्स भी इसमें ऐड कर दिया। अरे वाह भाई, तो ये एक बहुत मज़ेदार से डेजर्ट बन गया है। सही। तो इसको आप टर्किश मैंगो डिलाइट की रेसिपी आपके सामने है, सो इजी, सिंपल सी। अच्छा जी, और ये जो एक और हमारे पास मुझे मैंगो कुछ रखा हुआ है, कटिंग का या कार्विंग का भी शौक है। ऐसे ऐसे करके मैं भी खाती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। और आम को खाने के कई हजार तरीके होते हैं। आपका आम का जो छिलका है, आपने आम का छिलका लिया और उसके आम का छिलका लेने के बाद जो है आप उसमें बीच में कट लगा कोशिश करी वाला आपको ऐसा छिलका करके ऐसे खा सकते हैं। यस, ये क्रिएटिविटी जो है ना, जब बंदा आम खा रहा हो तो वो सोचता है 10,000 तरीके हैं, इसको मैं इधर से कट करके खा सकता हूँ, कॉर्नर से भी मैं कट करके खा सकता हूँ। समटाइम्स यू नो आई मेक ट्रायंगल विद मैंगो के, चलो ट्रायंगल के पीसेस आप लोगों ने कभी ट्राई किए हो या नहीं किए हो, लेकिन आप जरूर ट्राई करें कि आम को आपने ऐसे जब उसका छिलका है पूरा खोल लेना है, छिलके से मुराद ये कि जब आप कट करते हैं बीच से, और फिर उसके बाद आप उसमें ट्रायंगल बनाएं।
तो ट्रायंगल उसकी वाले, cutting इस हाँ तरह बिल्कुल, करके ना और उसको आप आइस cut क्यूब्स के करेंगे। साथ, और मतलब खैर अब हर किसी की अपनी अलग अलग रेसिपी होती है, उसकी बहुत से लोग अपनी। तो कहते हैं हम बस हाँ। आम हमें दे दें और बस हम उसको आम चूस दे, के आम को काट के चूस खाता, के भी बहुत सारे खाना। लोग ये कहते हैं आम को काट के खाता कौन है भाई, वो वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं। और जो है उसके बाद अच्छा एक और भी मैं बताती हूँ कि बचपन में ये बहुत ज्यादा मैं ऐसे करती थी। आम अभी जैसे ही आपने कट किया हुआ है ना, इसी तरीके से कटोरी सी बन जाती है आम की, यानी जो ऐसा होता है ना कि बाउल टाइप का आपने बना लिया, लेकिन उसके लिए थोड़े से अच्छे आपको हैवी चाहिए होते हैं, सख्त आम हो, सख्त आम हो ना, तो आपने ऐसे कटोरा सा बना लिया, उस कटोरे के अंदर आपने क्या किया, खजूर डाल दी, खजूर का आपने जो बीज गुठली है वो निकाल दी, और उसके बाद आप अगर क्रीम डालना चाहें उस पे तो आपने क्रीम डाल ली, और चॉकलेट डालना चाहें तो चॉकलेट डाल ली, फिर आपने चमचा लिया और चमचे के साथ जो है वो आम भी खाएं और इंजॉय करें। ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है, और ये मैं अक्सर जो है वो बचपन में ऐसे करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैंने कटोरे वाला आम, मैं अम्मी को कहती थी अम्मी मुझे कटोरे वाला आम चाहिए, उसका मतलब ये होता था कि उसमें मुझे क्रीम चाहिए, उसमें खजूर चाहिए, और फिर वो जो चॉकलेट है उसकी टॉपिंग चाहिए, तो ये कटोरे वाला आम जो है, आम से मोहब्बत है, इसलिए मोहब्बत से खाते हैं। आम से ज्यादा मोहब्बत, एक प्यार होता है मोहब्बत, हाँ, उसको छीलो और छीलो, उसके हाँ, खा लो, या जैसे इसको हाँ, खाना, तो दो चीजें खाने से इतनी ज्यादा शायद मुझे मोहब्बत नहीं जितनी मुझे प्रेजेंटेशन और वो क्रिएटिविटी से ज्यादा मोहब्बत है। चलिए जी, इतनी सारी क्रिएटिव बातें हो रही हैं आमों से रिलेटेड, सोचें आप, यहाँ पे हम तीनों बैठे हैं और आम को हम क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट और खाने की बातें कर रहे हैं। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे मजीद तरीके आम खाने के, आम की डिशेस बनाने के। वेलकम बैक। भाई टाइम जो होता है ना हमारे पास शॉर्ट होता है, लेकिन आमों से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो इतने सारे सवाल, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी डिशेस बन सकती हैं, आमों को कैसे धोना चाहिए, आम को किस तरह से रखना चाहिए ताकि उसकी जो हिद्दत है, या उसकी जो कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमने आम खाया तो हमें दाने निकल गए, या वो हमें गर्म लगता है, तो किस वजह से लगता है, क्या होता है? देखिए, आपने हमेशा देखा होगा कि आपकी अम्मी, आपकी नानी, या मेरी नानी, मेरी दादी जब आम आते थे ना, तो वो पहले उसको साफ करते थे, क्योंकि जब पेटी में जो आम होते हैं वो क्योंकि गांव से आ रहे हैं या सिंध से आ रहे हैं, कराची में जब पहुंचते हैं वो कार्बाइड में लगे हुए होते हैं, कार्बाइड उसमें रखा हुआ था, क्योंकि कार्बाइड जब गर्म होता है आम को पकाने में मदद करता है। तो क्या करते हैं, पेटी खोलेंगे, आम जो भी आपके पास आया उसको एक बड़े से टब में या बाल्टी में पानी डाल के, ठंडा पानी डाल के उसमें सारे आम डाल दिया करते थे घंटा 2 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर वो आम खाया जाता था, ताकि जो आम की जो गर्मी है या जो केमिकल की जो गर्मी है वो सारी निकल जाए, पानी के अंदर चली जाए, और फिर आप उसको आम खाएं। जहाँ तक पिंपल्स की आप बात करते हैं कि आम खाने से पिंपल हो जाते हैं, तो आम अगर आप सही से वॉश नहीं करेंगे और चूस के खाएंगे ना, तो उसके ऊपर आप देखें जहाँ आम का वो डंठल या क्या है वो लगा, वहाँ पे चिप सी एक होता है उसमें लगा हुआ, अगर वो आप वैसे खा रही हैं या बच्चे वैसे ही खा रहे हैं तो फिर उनके दाने निकल सकते हैं, अदरवाइज वैसे आम खाने से दाने नहीं निकलते हैं। सही। चलिए जी, आम को अच्छी तरह से धोएं, पानी में डाल दें, और फिर उसके बाद उसको साफ करके फिर आप आम खाएं, तो वो जो उसकी गर्मी है वो भी निकल जाती है और दाने जो हैं वो भी नहीं निकलते। अच्छा साइमा, ये बताएं कि आम को मुख्तलिफ तरीके से खाया भी जाता है, बनाया भी जाता है, और कौन कौन सी डिशेस जो हैं वो बनाई जा सकती है? मैं सबा ये ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी कि हम तो पाकिस्तानी है ना, तो पाकिस्तान के हिसाब से अपनी डिशेस कर रहे होते हैं, मगर अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकल कर देखें, अगर हम थाईलैंड का जिक्र करें तो थाई कुजीन में मैंगो थाई सैलेड बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, उनके ब्रेकफास्ट में यूज़ की जाती है, मैंगो थाई सैलेड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो लोग मैंगो से काफ़ी सारी करीज़ भी बनाते हैं, ये उनकी स्पेशलिटी है, थाईलैंड की मैं बात कर रही हूँ। इसी तरीके से अगर हम मेक्सिको वगैरह की साइड पे चले जाएं तो मैक्सिकन सालसा बहुत फेमस है, मैंगो मैक्सिकन सालसा मैं घर में बनाती हूँ, और आप यकीन करें मैं आपको बता दूंगी उसकी रेसिपी। जब आप सालसा बनाएंगे यानी लाल मिर्च खट्टे के साथ वो जो स्वीट एंड सावरनेस का जो टच आता है ना निकल के, तो उसको आप चिप्स पे भी डाल के खा सकती हैं, और रैप्स में भी डाल के खा सकती हैं, विद सावर क्रीम भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से। फिर अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में फ़िश के साथ आम को बनाया जाता है, ठीक है, फ़िश करीज़, प्रॉन करीज़ बनती हैं, और उसमें जैसे हम कोई भी सब्ज़ी अपनी यहाँ पे आलू का हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ वो लोग मैंगोज़ का इस्तेमाल करते हैं, बट वो मैंगोज़ थोड़ी सी रॉ साइड पर होते हैं, वो बहुत मीठा नहीं होगा, बहुत खट्टा नहीं होगा, सब्ज़ी की तरह हो जाएगा, आप समझ लें। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पे पाकिस्तानियों में मुझे नहीं पता, बट हमारी फैमिली में एक कैरी की
चटनी, आम की चटनी बनाई जाती है, सही, जो कि बहुत स्पेशल चटनी है। उसको बहुत देर तक कुक किया जाता है, उसमें कोई केमिकल ऐसा नहीं डाला जाता है जिससे आपको बाद में वो नुकसान करे। घर के प्रिजर्वेटिव से उसको कुक किया जाता है बहुत देर तक, और फिर आप उसको स्टोर कर लें। और वो अगर आपने ज़्यादा स्टोर कर ली तो वो अगले साल नए मौसम में आम आने तक वो चलती है। तो मैं तो अच्छा खासा उसको बना के ना रखती हूँ, कैरी की चटनी को, जिसे मैं कह रही हूँ, वो आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ आप खा सकते हैं, क्योंकि वो चटनी रोटी के साथ बड़ा मजे का लगता है। स्वीट एंड सावर होती है। खाते हैं आम पराठा बहुत, हमें बचपन में हमारी अम्मी आम पराठा दिया करती थी रोज रात में, यानी लंगड़ा आम होता था, मुझे याद है, जो जी, और वो एक टब में डला हुआ, जो इन्होंने बताया ना। तो लड़ाई बहन भाइयों में ये हो रही होती थी, सबसे बड़ा कौन लेगा। तो ये होता था कि वो आप ले लें और एक पराठे के साथ आम खाते थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आम चावलों के साथ खाते हैं। और चावलों के साथ मुझे याद आया, थाईलैंड की एक डिश है जो आजकल यहाँ पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड पे आ रही है, कोकोनट मैंगो स्टिकी राइस। कोकोनट मैंगो स्टिकी राइस। अब उसमें चूंकि कोकोनट भी होगा, इनके जैस्मीन राइस होते हैं जो हल्के से ना खिचड़ी वाले चावल नहीं हो जो मलीदा से, जैसे नरम, बहुत सॉफ्ट, छोटा साइज का साइज होगा वो, और वो ना खूब सॉफ्ट सा होता है। उसको ये लोग इसको आप कुक करते हैं कोकोनट मिल्क में। अच्छा, ठीक है, तो आपका कोकोनट मिल्क में होता है। उसके बाद बड़े खूबसूरती से स्लाइस करके आप मैंगो काटते हैं, राइस को आप निकालते हैं प्लेट में, मैंगो एक साइड पे यूं बड़ा खूबसूरत, चाहे आप उसका ना फ्लावर बना लें, और उस मैंगो के ऊपर भी कोकोनट मिल्क का एक मिक्सचर बना के कुक करके डाला जाता है। और ये डिज़र्ट है, ये डिज़र्ट है थाईलैंड में। यहाँ पर आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है एज अ डिज़र्ट। कराची में अभी तक नहीं आया है, मगर आई थिंक लाहौर, इस्लामाबाद में तो ये आ गया, तो उसको आप खाएं। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं जो कि, अच्छा, मैंगो के साथ मसला ये है, इसकी अच्छाई ये है कि आप इसको जिस चीज़ के साथ डाल देंगे वो इतनी मज़ेदार हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंगो सैलेड हम बनाते हैं उसमें हम टमाटर, अपनी पाकिस्तानी जितनी भी सब्जियां आप सारी डाल दें, और साथ में आप मैंगो, आज आप ट्राई कीजिएगा जाके, ठीक है। उसमें मैंगो चंक्स डाल दें, लेमन जूस ऊपर से डालें। एक मैक्सिकन मसाला आता है तजीन के नाम से, तजीन, अगर आप वो ले आए ना और वो डाल दें, उसके बाद तो आप बोलेंगे क्या चीज़ मैं खा रही हूँ, क्या मुझे बता दिया। और लेस कोई भी बेकरी चिप्स आप ले लें, उसके साथ आप उसको ना निकाल कर खाएं, मील बन गया ना अब आपका। तो ये उन लोगों के लिए, जैसे जो बच्चे, टीनेजर्स, एडल्ट्स का आजकल यही हाल हुआ है ना कि उनको ऐसी चीज़ें चाहिए, क्विक चाहिए और डिफरेंट हो, और रोटी सालन ना हो। और इस तौर पे वो देखिए कच्ची वेजिटेबल्स भी खा लेंगे, मैंगो भी खा लेंगे, खीरा डाल दें। जिन बच्चों को नखरे होते हैं ना, जिन बच्चों को कि भाई हमने खीरा नहीं खाना, तो वो जब सालसा बन जाएगा, बेसिकली ये सालसा बन जाता है। सालसा बन जाएगा तो आप उसको चिप्स के साथ या कोई भी अपने रैप्स, टोटियास के साथ खा सकते हैं। सही। चलिए जी, कितनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमें पता चल रही है। हमारी शेफ़ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप ज़रा बताएं मज़ीद आम की और कौन कौन सी डिशेस बनाई जा सकती हैं, और बच्चों को, जो बच्चे नहीं खाते आम, ऐसे होते हैं बहुत सारे बच्चे जो आम नहीं खाते, मैंगो नहीं खाते, उनको कैसे फैसिनेट किया जाए। इतना माशाल्लाह डिटेलिंग बता दिया है कि सारी ही चीजें। मुंह में पानी आ रहा है अभी बैठे बैठे मेरे भी। इतनी सारी, आज सुबह सुबह जो है वो हमारे करेस्पॉन्डेंट आए तो वो बातें कर रहे थे हलवे की, पूरी की, मौसम देखे कितना हसीन हो रहा है, और ऊपर से ये दोनों जो है वो यहाँ पे आम और आम के राइस और क्या थाई मैंगो स्लाइस जी, स्टिकी मैंगो राइस है। और मैंगो सैलेड बहुत मजे की बनती है, जैसे कि उसको आप दही के साथ में डाल के, मतलब चंक्स काटे हैं उसमें, आजकल सब्जियां भी अच्छी दही और आम का कॉम्बिनेशन हो जाता है बहुत अच्छा। आप बिल्कुल डब्बे वाली दही यूज करें, उसका पानी निकाल दीजिए। अच्छा, पानी निकाल दीजिए। या चीज के साथ ही बहुत मजे का लगता है, जैसे मैंने चीज, अगर आपने क्रीम एंड चीज आपने उसमें डाल दी है और मैंगो प्यूरी के साथ आप बनाए खा रहे हैं, या अगर आप सैलेड बना के खा रहे हैं, तो आपने जो अच्छी सब्जियां आजकल आई हुई हैं, कुछ आई हुई हैं, खीरा ज़्यादा अच्छा आया हुआ है, मुझे अच्छा भी लगता है, ककड़ी है या सैलेड लीव है, स्लैटर्स लीव्स हैं। वैसे भी जब दिन का टाइम हो रहा होता है ना, तो दिन के टाइम पर आप देखें कि वैसे भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं सब्जियां, मतलब
आप जो ऑफिस गोइंग है ना खरीद रहे होते हैं वो भी आपको ऐसा मेंटल पीस दे रहे होते। बिल्कुल। मुझे तो जब सब्जी देख के ना बड़ा एक सुकून आ रहा होता है, एक मेंटल पीस सा आ रहा होता है कि ग्रीन होती है ना, तो आपकी आंखों को, दिमाग को बड़ा सुकून आ रहा होता है, देती है आंखों को, इस वजह से अच्छी लगती है। सही। और ये पीला रंग तो वैसे सबको मुझे लगता है फेवरेट होता है, तो आम तो बहुत ही अच्छा लगता है आई मिस टुडे कि मैंने क्यों नहीं येलो कलर पहना, बल्कि साइमा को भी अब जो आज बोलते तो हम आज हम जो है ना मैंगो डे मनाते बैठ के, मैंगो फेस्टिवल रखे ना हाँ आप, मैंगो तो अच्छा है हम बिल्कुल, बल्कि मैंगो उस दिन हम फेस्टिवल लोग पहन कर आ रखेंगे। जाएंगे। बस शुमाला ने सुन लिया तो शुमाला जो है इसके ऊपर बस देखते हैं कब जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। शुमाला आपने मैंगो फेस्टिवल रखना है और आपने ये कहना है कि सब ने जो है वो येलो ड्रेसेस पहन के आने हैं। अच्छा जी, मजीद आप बतानी थी आम। हाँ, मैं ये कहती कि अच्छा आम को जैसे कहते हैं कि आम का जो है वो सारे फलों का बादशाह है, हाँ। तो बिल्कुल है, लेकिन आम के साथ जो और दूसरे फ्रूट्स आते हैं उनको भी खाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से वक्त के लिए आते हैं, 1 मंथ के लिए आ गए फिर गायब हो जाए। जामुन जैसे बहुत कम आता है, और जामुन जो है वो आम के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि जो शुगर पेशेंट लोग होते हैं वो आम खाने से बहुत डरते हैं। जैसे मेरी अम्मी है वो बहुत डरती हैं आम खाने से। मैं कहती हूँ आप खा सकती हैं, एक छोटा आम अगर आप खा लेती हैं तो फिर आपको कोई दूसरी चीज जो है उसको आपको एस्केप करनी पड़ेगी। तो अगर आप लंच आपने बहुत कम किया, सैलेड खाया, तो फिर आप एक आम खा सकती हैं 3 बजे करीब, 4 बजे के करीब। तो उनके लिए कि फिर जामुन आप जो है अगर आप एक छोटा आम खा लेते हैं तो इसके 10-15 मिनट के बाद 2-3 जामुन जो है वो जरूर खाने चाहिए। तो जो आम के साथ जो फ्रूट्स है ना उनको भी लेना चाहिए। क्या बेनिफिट देखिए उसे वो बैलेंस कर देता है, खाने से बैलेंस कर देता है, क्योंकि आम में जो क्योंकि अपना शुगर इंटेक काफी होता है, तो जो शुगर पेशेंट होते हैं वो स्पाइक कर जाती है। हाँ, ये दैट्स ग्रेट। इस वजह से कहते हैं कि आप आम के साथ जो है, आम के साथ नहीं मतलब आम की थोड़ी देर बाद जी तो आपको जामुन जरूर खाने चाहिए। जामुन आया हुआ, जामुन तो वैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो क्योंकि आम नजर आ रहा हो तो फिर आम ही आम होता है, तो फिर जामुन नजर नहीं आता। फिर जैसी भी बात होती है कि अभी लीची बहुत अच्छी आई हुई है, चेरी बहुत जबरदस्त आई हुई है जो खून बहुत बनाती है, जो एनीमिक लोग हैं वो चेरी खाएं। तो आम तो खाएं, लेकिन आम के साथ और फ्रूट्स को भी लेके आए घर में ताकि वो भी खाया जाए। चले जी, आम भी खाएं, आम घर में बनाएं भी, उसकी जो मीठी डिशेस हैं वो भी बनाएं, और जो आपके मेहमान आते हैं नमकीन डिशेस भी बनाएं। देखिए जी, हमारे शेफ जो है ना वो आपको आम से नमकीन डिशेस भी बनाना सिखा रहे हैं। चले, आज हमने बहुत ज़बरदस्त बातें भी की, और आज आई होप कि आपको जितनी भी रेसिपीज़ हमारे शेफ़ ने बताई ये ज़रूर आप बनाएंगे और हमें शो पे कॉल करके बताएंगे कि भाई आपकी ये जो डिशेस हैं ये कैसी बनी। बहुत शुक्रिया साइमा, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया सादिया, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो कुछ जिक्र कर लेते हैं कामयाबियों का, कुछ जिक्र कर लेते हैं ऐसी सक्सेसफुल लोगों का जिनके पीछे डेफिनेटली किसी ना किसी का हाथ ज़रूर होता है। और अगर हम बात करें कि जी जो मर्द की कामयाबी है उसके पीछे औरत का हाथ होता है, तो ये समहाउ कहना गलत भी नहीं होगा। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है मुसरत मैम मौजूद हैं और तालिब भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये बताएं कि वाकई ये वैसे है तो सच ही कि मर्द की कामयाबी के पीछे जो है वो ख़वातीन का हाथ होता है। थोड़ा सा एलिब्रेट करें कि कैसे, किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने हमें इनवाइट किया इतने खूबसूरत टॉपिक पे। हाँ, क्योंकि मैं औरत होने के नाते तो बड़ा खुशी महसूस करूँगी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात ही नहीं है कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक अच्छी औरत का हाथ या एक समझदार औरत का हाथ ज़रूर होता है। सही। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी वाली मिसाल ये दे सकती हूँ कि मौसम इंसानियत की अभी आपने देखा अब्दुस्तार ईदी साहब की बरसी गुजरी है। उन पर मैं उन्हें अप्रिशिएट भी कहूँगी, उनकी मिसेस बिल्किस ईदी साहिबा को और अब्दुस्तार ईदी साहब को भी, कि देखें इतनी अजीम खातून है बिल्किस ईदी साहिबा कि उन्होंने ये नहीं देखा। हम जो ख़वातीन होती हैं हम समझती हैं हम ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारें और अपने ऊपर एक शाहाना ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। तो उस अजीम खातून ने अपने शौहर का साथ दिया और उस शख्स को उन्होंने अपने आप को जो है ना ये नहीं कहा कि मैं लाविश ज़िंदगी गुजारूं, मैं मॉडर्न ज़िंदगी गुजारूं, मेरे पास तमाम आसाइशें हों, बल्कि अपने शौहर को मोटिवेट किया कि जिस चीज़ इंसानियत की तरफ आप जाना चाहते हैं, आपके अंदर इंसानियत का जज्बा है, आप वो जज्बा दिखाना चाहते हैं, आप उस जज्बे के तहत काम करें। तो मुझे बताएं, उनके पीछे एक बेहतरीन खातून थी बिल्किस ईदी साहिबा, अब्दुस्तार ईदी साहब के पीछे
आप देखें वो एक कामयाब इंसान बने। वो इस कामयाब इंसान किसी खूबसूरत लिबास या अच्छे खाने पीने और अच्छे बंगलों में रहने की वजह से, एक अच्छे महल में रहने की वजह से नहीं बने। सही। वो एक गरीब लोगों के साथ उसी गुर्बत ही की ज़िंदगी में, टाट के कपड़ों में उन्होंने फ़ख्र किया और दुनिया के अंदर जिस जगह गए उन्हीं कपड़ों में गए, उसी लिबास में गए। तो मुझे बताएं किस जगह उन्हें पजीराई नहीं मिली। सही तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की जब ख़वातीन अच्छी होती हैं और अपने आप को उस सांचे में ढालती हैं कि मैंने अपने शौहर को मोटिवेट करना है, मैंने अपने शौहर की स्ट्रगल को मोटिवेट करना है, मैंने अपने शौहर के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलना है, तो कोई शक नहीं है कि वो कामयाब ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मेरा अपना ज़ाती वे है, वो ये भी कहती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मर्द के ही पीछे औरत का हाथ है। मैं समझती हूँ कि कामयाब अगर औरत है तो उसके पीछे भी बड़े कामयाब और बड़े गयूर मर्द का भी हाथ होता है। मैं दोनों को मसावी तौर पे भी लेके चलना चाहती हूँ और चलना भी चाहिए। सही। मैं आपको सियासी तौर पे, अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहूँगी, थैंक यू सो मच, मैं सियासी तौर पे अगर कहूँ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि जब हम ख़वातीन को पीछे डालते हैं और हम कहते हैं कि जी बेटों को साथ लेके चलो, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के 2 भाई भी थे। तो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब अपनी बेटी को साथ लेके चले, उन्हें देखा कि उसके अंदर वो गट्स है, वो कुछ कर सकती है, तो उन्हें इतना मोटिवेट किया और उनके हर मौके पर उनकी हौसला अफजाई की। तो मैं आज देखें, मुझे बताएं दुनिया में कहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनके पीछे उनके शहीद वालिद का हाथ था। जब वालिद शहीद हो गए तो उनके पीछे उनके शौहर का हाथ था कि जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया। ये नहीं कहा कि आप स्ट्रगल नहीं कर सकती हो, आप घर बैठ जाओ, क्योंकि मर्दों का माशरा है। मैं समझती हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर खातून अपने शौहर को आगे ले जाना चाहती है, खातून का हाथ ज़्यादा इसलिए होता है कि खातून जो है ना बेहतर अंदाज से चल सकती है। बेहतरीन एक खातून है, वो बेहतरीन अपने बेटे की परवरिश करके उसकी शुरू से परवरिश कर सकती है। फिर उसके हक में आती है उसकी वाइफ, वो उसको और तरक्की देने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए उसका साथ देगी। तो मैं नहीं समझती हूँ कि मर्द को जब सुकून घर में मिलता है, चाहे वो माँ की सूरत में हो, चाहे वो बीवी की सूरत में हो, चाहे वो बेटी की सूरत में हो, चाहे वो बहन की सूरत में हो, जब सुकून मिलेगा और उससे ये कहा जाएगा कि आप ये काम कर रहे हो और मशावरत से किया जाएगा, तो कोई शक नहीं है कि वो मर्द अपनी कामयाबियों से पीछे रह जाए। सही है, वो मर्द जो अपनी कामयाबियों से पीछे नहीं रह सकता। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक खातून है तो वो अपने शौहर को ही कामयाब करे, अगर कोई मतलब और कोई जो है ना वो चीज़ें नहीं होती हैं। बीइंग अ विमेन, आप अपनी सराउंडिंग में हर उस शख्स को कामयाब होने के, कामयाब बनाने के तरीके भी बता सकते हैं। किस तरह? क्योंकि आप उसकी मदद करते हैं, आप उसका साथ देते हैं। समटाइम्स हमारा जो माशरा है ना, वो ख़वातीन की राय लेना भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि तो अच्छा ट्रैफिक जैम है अगर, और कहीं पर कोई गाड़ी रुकी हुई है, भाई वहाँ पे तो कोई खातून नहीं होगी, इस वजह से जो है ये। तो अगर आप इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को ख़वातीन के किरदार से जोड़कर उसको माइनस करने की कोशिश करते तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ख़वातीन को ये बताना होगा कि ठीक है, ताकत में या फिज़िकल वर्क में बेशक हम आपसे पीछे हो सकते हैं, बेशक हम आपसे कम हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अकल की बात है, तालीम की बात है, मदद करने की बात है, सब्र करने की बात है, बर्दाश्त करने की बात है, लोगों का साथ देने की बात है, घर वालों को लेके चलने की बात है, जहाँ पर तालीम और तरबियत की बात है, अपने जो बच्चे हैं उनकी नशोनुमा की बात है, फैमिली को जेलअप करने की बात है, सफाई रखने की बात है, घर चलाने की बात है, तो ये सब ख़वातीन ही करती हैं ना ये सारे काम। और इन्हीं तमाम तर चीज़ों से मिलके कोई भी शख्स कामयाब होता है। अगर कोई भाई है, उसकी बहनें हैं और उसकी बहनें बहुत कोऑपरेटिव हैं और उसकी बहनें बहुत अच्छी हैं, और वो जब घर में आता है और ऑफिस की 2 चीज़ें डिस्कस करता है, तो अगर वाकई उसकी बहनें इतनी पढ़ी लिखी हैं तो वो उसकी बात को समझेंगी, उसको गाइड करेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। ख़वातीन का मकसद ये नहीं होता कि अगर वो किसी को कामयाब बनाती है तो वो उनसे कहीं आगे निकल गई हैं या ये कोई रेस लगी हुई है, कोई दौड़ लगी हुई है। इसका मकसद ये होता है कि एक पढ़ी लिखी खातून
मुआशरे में कैसे चेंज ला सकती है? वो कहते हैं ना कि आप एक खातून पढ़ा दें तो पूरा खानदान पढ़ जाता है। तालिब भाई, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना अहम इम्पोर्टेंस होती है ख़वातीन के इस किरदार की? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी जी। एट द सेम टाइम हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं वुमेनशिप को इतना सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, तो इनटू दैट के कहा भी जाता है ना, आपने खानदान बोला, कि नस्लों की नस्लें खातून से चलती हैं। खातून से चलती हैं। आप एक मर्द को पढ़ा दें तो शायद आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स मजीद अच्छे हो जाएंगे, आपका कारोबार खूबसूरत हो जाएगा, आपके घर बार की चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी। आप एक खातून को पढ़ा दें, आपकी नस्लें जो है वो तालीम इंजॉय करना शुरू कर देंगी। और हम वही चीज़ आज भी देखते हुए, अभी मुहर्रम गुजरा है, हमने बड़ा हम एक फिजा भी रही इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन की भी जो वो तरबियत थी वो बीबी फातिमा तो ज़हरा से ही आई थी, तो वो एक माँ ही थी, वो एक औरत ही थी जिसने पूरे के पूरे डायनामिक्स को इस तरह से डिफाइन किया या फिर उसको इस तरह से सेलिब्रेट करवाया, चेंज करवाया। एंड इनटू दैट हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा मसला दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। शख्सियत को किसी भी चीज़ से एसोसिएट कर देना। बड़ी खूबसूरत बात बोली कि ट्रैफिक जाम में तो यार कोई खातून ही होंगी। हाँ, मतलब भाई वो मर्द भी हो सकता है, और हो सकता है वहां पर कोई और भी, कोई बूढ़ा भी हो सकता है उस जगह, कोई और भी हो सकता है। ये आप लोग कैसे अज्यूम कर लेते, जज कर लेते कि ट्रैफिक जैम है, भाई आगे कोई खातून होगी जिनकी वजह से ये ट्रैफिक जैम है। इनटू दैट एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत जो है, या फिर एक कामयाब मर्द औरत के पीछे एक मर्द, खुदा की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है सपोर्टिव पार्टनर का होना। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो आप बहुत सारी जंगें जीत लेंगे। आप बाहर की जंगें खुद से जीत लेंगे। बट जब आप अकेले रात को एक वक्त गुजारेंगे, जब आप थक हार के और अपने अंदर से कहीं ना कहीं वो फेलियर्स देख रहे होंगे, अपने आप को टूटता हुआ देख रहे होंगे, बिखरता हुआ देख रहे होंगे, वो औरत ही है साहब जिसको समेटना आता है। सही। वो औरत ही है जिसको बनाना आता है। और वो औरत को पता है मर्द बहुत अच्छे हैं बहुत सारी चीजों में, बट मैं आज ये वाली बात बोलूंगा कि लीडरशिप, मैनेजमेंट और ग्रीवियंस मैनेजमेंट जो एक टर्म हम यूज करते हैं, वो औरतों से अच्छी नहीं आती। दे नो कि अपने पार्टनर को, अपने भाई को, अपने बड़े को, अपने वालिद को कैसे समेटना है, उसको कैसे टूटे में से बड़ा बनाना है। इस तरह से है ना कि अब आपने सुना होगा कि भाई किसी की शादी हुई, उसके हालात उतने अच्छे नहीं थे, फिर उसकी बेटियां हुई, 3-4 बेटियां आई, उसके बाद उनके हालात चेंज हो गए, ये सारा। तो ये जो हालात चेंज हो जाते हैं, ये सारी ये बेटियां जो होती हैं अपने बाप को एम्फसाइज करती हैं इन चीज़ों पे कि नहीं आप ये पॉजिटिव चीज़ करें, नहीं आप ये काम करें, नहीं आप वो काम करें। तो ये क्या होता है कि जो ये ख़वातीन की इम्पोर्टेंस है ना, ये मुकाबलेबाजी वाली नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। असल में पता है यूजुअली लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस बात पर चिढ़ भी जाते हैं, नहीं क्यों हम, अच्छा हमने आज़ादी दी है तो उस वजह से ख़वातीन जो हैं वो आगे, ऐसी बात नहीं होती। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा आज़ाद भी हैं, जो जिनको हर तरह का फ्रीडम भी है, लेकिन यकीन करें ना उनके पास अकल है, ना उनके पास समझ है, शऊर ही नहीं है, और उनको ये समझ ही नहीं आता कि वो किस मकसद के लिए है, वो क्या कर सकती है। असल में बताइए वजह क्या होती है कि जो औरत है, मतलब पैदाइशी तौर पर उसकी घुट्टी के अंदर शऊर आ जाता है, कुदरती बात है। अब ये मेरे बेटों जैसा है, बच्चा है, बैठा है, तो आप यकीन करें कि मैं अगर अपने घर के अंदर कंपैरिजन करूँ ना, तो मेरे एक बच्चा तो यहीं स्टडी कर रहा है, 2 बच्चे बाहर स्टडी के लिए गए हुए हैं। तो जब वो दोनों आते हैं वेकेशंस पे, अभी आए हुए हैं, तो आप बिलीव करोगे कि जो बेटी होगी ना, वो जब आ रही होगी तो कुछ ना कुछ लेकर भी आ रही होगी। पैसे दोनों के लिए बराबर जा रहे होते, लेकर भी आ रही होगी। इतने मना करने के बाद बेटे ये क्या कर रहे हैं? मैं अपनी पॉकेट मनी बचा लेती हूँ। और जब बेटे से कहोगे तो आते वक्त भी ना पता क्या होगा, जब वो एयरपोर्ट पे ही होगा, घर आएगा, तो मैंने कहा बेटे आप आते साथ ना मामा वो मुझे फ्यूल के लिए कुछ पैसे दे दीजिएगा। क्या? अरे मामा पैसे थे। तो मैंने कहा अब ये पैसे बचाने की तो जरूरत नहीं, एयरपोर्ट पे ही मैंने जो ना खर्च कर लिया। क्या किया मैंने, खा लिया पी लिया, फ्रेंड के साथ ये कर लिया। तो बेटियां जो होती हैं सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, देखिए वो पता है कहती हैं, वो कहती हैं ये कुछ पैसे हमारे बाबा के बच जाएंगे, मामा के बच जाएंगे। खैर सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन लड़कियां जो है ना शुरू से उनकी घुट्टी में, मैंने कहा ना उनकी घुट्टी में शायद ये चीज़ होती है कि हमें ये बचाना है, हमने अपने बाबा को भी करना है, भाई को भी करना है सपोर्ट। अब जब सपोर्टिंग की बात करें, जिस तरह ये मेरा बच्चा कह रहा है, सपोर्टिंग की बात की जाए, जिस तरह आपने बड़े अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि सपोर्ट करना बीवी का काम नहीं है, माँ का काम नहीं है, बहन, सारे ही रिश्ते जो होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर जिस मुल्क में मैं आप हमारे सारा पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ है, वो अगर हासिल किया है
तो नाम तो हम लेती हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का कि हमारे लीडर है, क्यों ना नाम ले, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाली कौन थी? बहन थी। ठीक है, उसकी बहन ने उन्हें इतना सपोर्ट किया कि मेरा भाई है, और उन्होंने ये देखे कि अपनी शादी नहीं की, किस लिए कि मेरा भाई है, मेरा भाई काम कर रहा है, मेरा भाई ये कर रहा है कि मैंने उन्हें सपोर्ट करनी। तो औरत नाम ही सपोर्ट का है, औरत नाम ही शराकत दारी का है, औरत नाम ही इतना खूबसूरत है कि मैं समझती हूँ कि जिस गुलदान में औरत जैसा खूबसूरत फूल नहीं होगा वो नहीं हो सकता, जिस घर के अंदर खूबसूरत रोशनी बेटी जैसी नहीं होगी वो खूबसूरत मैं समझती हूँ बिल्कुल सही। और ये जो हो ही नहीं सकता। और ये जो कामयाबी का ताल्लुक है ना, ये इसलिए है कि आप अगर बेहतरीन अच्छे उन मर्द हजरात को देखें जिनको देख के आप कहते हैं कि ये जेंटलमैन टाइप हैं, यकीन करें वो आधी से ज़्यादा चीज़ें उनके दिमाग में वो चल रही होती है जो उनकी वालदा ने उनको सिखाई होती हैं, बताई होती हैं। इस बारे में करेंगे बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम बात करें ख़वातीन के किरदार की, और अगर हम माओं के किरदार की बात करें ना, तो ये जो ख़वातीन होती हैं, जो माएँ होती हैं, ये बच्चों की ज़िंदगियों में इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती हैं कि अगर ये मौजूद ना भी हों किसी जगह पर ना, तो हम ऐसे सोचते हैं कि अगर इधर हमारी वालदा होती तो वो क्या करती हैं, अगर अम्मी होती, अब इधर अम्मी मुझे ये कहती तो अम्मी ने क्या कहना था, मैंने अम्मी को ये बताना था। तो हमारे जहनों में हमारे माँ बाप या हमारी वालदा इतनी चीज़ें, इतना इम्पैक्ट अपनी तालीम से, तरबियत से, उस नशोनुमा से, उस ज़िंदगी में वो इतना कुछ हमें दे देते हैं कि जब हम कहीं पर भी किसी के भी साथ बैठे हैं और कोई भी इशू हो, चाहे खुशी हो या गम हो, तो हम ये ज़रूर सोच रहे थे कि यार अभी अगर इस वक्त अम्मी होती तो अम्मी ये कहती, अम्मी ये करती। तो यही तरबियत है, यही कामयाबी है हर उस इंसान की भी, और हर उस शख्स की भी, हर उस आदमी की भी जो ये सोच रहा होता है कि अच्छा यार अगर इस जगह मेरी वालदा होती तो वो मुझे क्या मशवरा देती या वो क्या कहती। तालिब भाई, आप अपनी वालदा के बारे में बता रहे थे, थोड़ा सा बताएं। हम ना इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए हमेशा अपने घर से बाहर निकलते हैं। सही। बट आई बिलीव कि कुछ चीज़ें ना घर के अंदर ही मिल जाती है, घर के अंदर ही मिल जाती है। आप अपनी वालदाइन को देखें, अपनी वालदा को मेजर लेते, जैसे मेरी अम्मी जो थी वो सर्जन थी। अच्छा। तो हमने उनको जिंदगी भर ऑन द टोज ही देखा। अच्छा। हाँ, वो मेहनत कर रही हैं, वो इधर भी जा रही हैं, वो उधर भी जा रही हैं। उनको घर भी मैनेज करना है, उनको अपना हाउस होल्ड भी मैनेज करना है। जैसे वो मेरी बहनों को अक्सर कहा करती थी कि तुम जहाज भी चला लो, मगर तुम्हें अपना घर मैनेज करना भी आना चाहिए। घर मैनेज करना भी आना चाहिए। सही तो हम उनको देखते हैं कि सुबह 8 बजे भी उठ रही हैं, हॉस्पिटल्स भी जा रही हैं, बिकॉज वो सर्जन थी। तो अपनी सर्जरीज भी वैसे ही कंडक्ट हो रहे हैं, तमाम की तमाम चीजें वैसे ही कंडक्ट हो रही हैं। व्हाट हैपेंड टू दैट कि वो हमारे अंदर भी आया। सही। जब हम बड़े हुए ना, तो हमसे किसी ने पूछा मेहनत क्या होती है, फिर मैंने उनको ज्यादा कुछ बोला नहीं, अपनी वालदा का नाम लिया। सही। मेरे पास वो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन मैंने वो देखा है। और आप अगर अपने पेरेंट्स को कोट नहीं कर रहे हैं ना, तो यकीन जाने या तो आप में इतना ज़र्फ नहीं है कि आप देख सकें, या फिर खुदा ने आपको आंखों से नहीं नवाजा जहाँ पर आप अपने सामने वो पूरी की पूरी जिंदगी बनते हुए देखें। बिकॉज जो जिंदगी आप एडमायर कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, they've been there, done that. सही, बिल्कुल कर चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल देख चुके हैं। मैम देखिए, मैं समझती हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ कि मैं बहुत छोटी सी भी अगर मेरी कामयाबी है ना, तो मेरे कामयाबी के पीछे मेरी वालदा वाले दोनों का हाथ है। लेकिन पहला स्टेप मेरी वालदा का है। ठीक है, मैं अपनी एक छोटी सी बात बताऊँ। मुझे फख्र होता है कभी भी मुझसे कोई पूछे कि मेरी फैमिली में बच्चियों को पढ़ाना इंतहाई मायूब समझा जाता था। रियली क्योंकि अब तो खैर सब पढ़ा रहे हैं, अब तो उस फैमिली में बच्चियां डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं अपनी फैमिली में पहली मतलब बच्ची थी जो पढ़ने के लिए, और बस क्या होता, बस 5th तक पढ़ा लो इनफ है। रियली 5th तक पढ़ा लो इनफ है, और पढ़ाने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो मेरी वालदा ने खुद कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बच्ची ना पढ़े। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, और उसके बाद जब देखें मेरा जब मैट्रिक का रिजल्ट आया, बिलीव मी, मैं बड़े फख्र से कहती हूँ, लोग अपनी किसी चीज़ को छुपाते हैं, मैं कभी भी नहीं कह सकती। जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे जो 2 भाई हैं वो ट्विंस थे। सही। तो वो उनको होम ट्यूशन के लिए ट्यूटर आते थे, तो वो अपने कमरे में जब पढ़ रहे होते थे, मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ रहे होते थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होते थे, तो बीच में जाली का दरवाज़ा होता था मेरे रूम में और उनके रूम में। तो मैं अपने रूम के साइड में चेयर लगा के बैठ जाती थी, और वो लेक्चर जो टीचर उन्हें दे रहा होता था, पढ़ा रहे होते थे, वो पढ़ा रहा होता था, वो मैं लेक्चर नोट कर रही होती थी। और जब रिजल्ट आया तो
मेरा रिजल्ट अपने दोनों भाइयों से बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जब मैंने मैट्रिक किया तो 87 में मैंने किया। और अच्छा। मैं समझती हूँ कि उस वक्त ये जो नकल माफ़ी और ये सब कुछ था, ये दूर दूर तक इसका कोई पता ही नहीं होता था कि कुछ कोई सोच सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरे वालिद ने कहा अगर फैमिली में से कोई कहेगा मेरी बेटी के लिए कि नहीं पढ़ाना तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मेरी बेटी जहाँ तक पढ़ना चाहेगी पढ़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि मेरी ये कामयाबी है आज कि मैं 6 से 7 स्कूल रन कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि उसके पसे पर्दा मैं कहती हूँ एक शोल्डर, अगर मैं कहूँ कि दोनों राइट थे तो भी ज्यादती होगी, मैं कहती हूँ राइट पे मम्मा थी और लेफ्ट पे पापा थे, इसलिए कि वो बहुत देर से मेरे साथ आए, लेकिन जब मेरे साथ जुड़े तो वो ऐसा जुड़े कि मुझे इधर उधर किसी की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब खातून हूँ हर लिहाज से। मैं कोई भी मेरे इसको मैं बिजनेस कभी नहीं कहती हूँ, जो मेरा बिजनेस है मैं उसमें भी अपनी माँ को देखती हूँ और राइट लेफ्ट दोनों आंखें जो है ना, मेरी वालदा और वालदा हयात हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, और वालिद साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह पाक उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। मैं कहती हूँ कि माँ और बाप से बढ़कर बेहतरीन दोस्त कोई नहीं हो सकता, बेहतरीन आपका पार्टनर कोई नहीं है और बेहतरीन आपको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है। मैं कहती हूँ ये खूबसूरत रिश्ते ही जो है ना इंसान को कामयाब बना दे, इंसान को कामयाब। चलिए जी तालिब भाई, कंक्लूजन इस पे आपका क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कंक्लूजन बहुत सिंपल एंड दैट इज कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, आइदर वो मर्द हैं या औरत हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सही। और अगर हम उसको थोड़ा सा और फनल डाउन करें टू योर पेरेंट्स, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि उनकी कदर कीजिए इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। देयर आर पीपल जो वेट करते हैं कि हम बाबा को कॉल करेंगे, मम्मा को कॉल करेंगे, उनसे कोई बात करेंगे। मैं वो शख्स हूँ अपनी ज़िंदगी में जो आज क्रेव करता है कि उसकी वालदा की कॉल आ जाए, बट द रियलिटी इज कि मेरी माँ कभी वापस नहीं आ सकती। सही, so just want to add कि वक्त गुजर जाए इससे पहले वक्त की कदर करें और अपनी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनको संभाल के रखें। वो खुदा के भेजे हुए तोहफे हैं आपके लिए, वो खुदा के भेजे हुए तोहफे हैं। और बात यही कि जो वालिदैन होते हैं ना, ये अल्लाह ताला की एक नेमत होते हैं। यकीन करें कि जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उनको उनके वालिदैनों का साया उनके सर पर सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन जो लोग अपने वालिदैन की कदर नहीं करते ना, ये बड़ा पछताते हैं। इनको ये आई डोंट नो कि वो कैसे लोग होते हैं। हम तो कहीं पर भी अगर कहीं ट्रैवल करें, कहीं आएँ या कहीं पर भी जाएँ, हमारे तो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड पेरेंट्स चल रहे होते हैं कि अभी घर जाके कॉल करना है या कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी फैमिली आपके दिमाग में मुस्तकिल होती है और आपको ख्याल रहता है कि अच्छा ठीक है अभी घर में ये सारा कुछ हो रहा होगा। तो अपने वालिदैन की कदर करें और वालिदैन की खिदमत करें। और ये जो रेस है ना कि जी मर्द आगे हैं या ख़वातीन पीछे हैं या कौन किसको कामयाब बना रहा है, यकीन करें ये तरबियत है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है और कामयाब करती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रिश्तों में ही किसी मर्द की मदद कर रहे हों, कि फैमिली में ही आपके जो कुलीग्स हैं आप उनको भी हेल्प कर देते हैं अच्छा मशवरा दे के। तो ये जो अच्छे मशवरे होते हैं ना, यकीन करें जो आप लोगों को, कुछ लोगों को आप समझते हैं कि ये तो एवं ही बात कर रहे हैं, अच्छे मशवरे देने वाले भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कम होते हैं। और अगर जो लोग आपको अच्छा मशवरा देते हैं उनकी भी कदर किया करें। तो बहुत शुक्रिया तालिब भाई, आप हमारे शो पर आए, मैम आप हमारे शो पर आई। शो का टाइम एंड अप हो गया। आज का शो कैसा लगा आपको, ये आपने सोशल साइट पर बताना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग सिरी@10।